हेलो फैमिली, हिडन लव के फुल ड्रामा एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है ये ड्रामा कितना ज़्यादा फेमस चल रहा है बिकॉज हमारे फीमेल लीड जो कि वो इतनी ज़्यादा क्यूट है और हैंडसम मेन लीड की वजह से। और कहानी बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को बचपन से ही मतलब भाई लिटरली उसके भाई के दोस्त के ऊपर उसे क्रश हो जाता है और देन उनकी कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में फैमिली, रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस, इन सब चीज़ों को लेकर भरमार। तो सुबह के किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा फुल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। और दूसरे किसी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए जो कि फुल वर्जन में, तो जल्दी से कमेंट में बता देना। लेट्स स्टार्ट। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमें हमारी सेंजी दिखाई देती है जो कि अपने ही गाड़ी के पास खड़ी होती है। तो वो जब देखती है कि लेकिन ये गाड़ी तो हमारी है पर ये सामान तो हमारा नहीं है, सामने उसे एक डॉल दिख रहा होता है जो कि एक फॉक्स का होता है। तो उसे देख ही रही होती है कि पीछे से आवाज़ आती है कि लगता है मैंने किसी चोर को पकड़ लिया है। और वो आवाज़ और किसी की नहीं, हमारे मेन लीड दुयान की होती है। तो हमारी फीमेल लीड जब सेंजी उसे पीछे मुड़ के देखती है तो बस लिटरली देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये वही लड़का है जिसका बचपन से ही सेंजी के ऊपर, मतलब सेंजी का बचपन से इसके ऊपर क्रश रहा है और वो इतनी से ही बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो दुयान को सेंजी दूसरी बार इतने करीब से देख रही है, बहुत समय बाद वो दुयान को देख रही है, तो इसीलिए उसकी नज़रें उसके ऊपर से हट नहीं रही होती है। सो पहली बार वो सेंजी जब छोटी हुआ करती थी, एकदम क्यूट सी हुआ करती थी, तब उसकी मुलाकात दुयान से होती है जब उसके भाई सेनयान से मिलने के लिए उसका दोस्त आया हुआ होता है। और वो दोस्त और कोई नहीं अपना दुयान ही होता है। तो लिटरली उस समय भी उसकी हालत ऐसी ही थी, सेंजी उसे बस देखती ही रह जाती है। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि सेंजी स्कूल में अपना ध्यान नहीं दे रही थी क्लास के वक्त, तो उसके टीचर उसे पेरेंट्स को लेकर आने के लिए बोलते हैं। तो सेंजी अपने यान भाई को बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरे साथ चलो। तो वो उससे मना कर देता है, बोलता है पता नहीं तुम ऐसे कितनी शरारतें करती रहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ, तुम अपने मतलब मम्मी पापा को ही साथ में लेके जाओ। लेकिन वो बोलती है कि अगर मम्मी पापा साथ में गए तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो उसी वक्त जब वो उसे दुयान मिलता है तो पहली बात तो उससे इतनी इम्प्रेस हुई रहती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे भाई बनकर स्कूल में आ सकते हो। उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और बहुत प्यार से मिन्नतें करती है। तो यहाँ पर दुयान भी मान जाता है, लेकिन वो उससे प्रॉमिस लेता है कि दोबारा इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तो हमारी सेंजी उसी वक्त से अपने दुयान को पसंद कर रही होती है, उसके नेचर को पसंद कर रही होती है, ऊपर से वो इतने ज़्यादा हैंडसम होता है। तो कहानी अब सीधे ही उतने समय बाद, उसके बाद वो उसी समय वो दुयान को देखती है। और अब जाकर वो दुयान को देखती है कि जब उसका भाई को मतलब एक हॉस्टल में रहने आया हुआ होता है और वो सामान शिफ्ट कर रहा होता है, तो हमारा दुयान भी वहीं पर आ रहा होता है। और लिटरली वहाँ पर हमारी सेंजी की मुलाकात दोबारा दुयान से हो जाती है और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दुयान भी सेंजी को इतने दिन बाद देखकर वो भी बोलता है कि मैं लिटरली तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने भाई की मदद करने आया हूँ यहाँ पर शिफ्टिंग में। सो जो फर्स्ट टेडी होता है वो दुयान जो है सेंजी को देता है, बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद हो तो तुम रईस से रख सकते हो। तो सेंजी बोलती नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तो दुयान समझ जाता है कि इसे ये पसंद है लेकिन ये मुझसे लेने को तैयार नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छा मत लो भाई, वैसे भी मैं इसे फेंकने वाला था, नहीं लेना है तो क्या कर सकते हैं। तो वो जैसे बोलता है कि फेंकने जा रहा हूँ, तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं डॉल से उतना तो नहीं खेलती लेकिन मैं इसे रख सकती हूँ। तो ये सब होने के बाद वो लोग सामान लेकर अपने भाई के यहाँ पर लेके जाती है, यान के यहाँ पर। तो वहाँ पर और भी दोस्त वहाँ पे उसके मौजूद होते हैं। तो उसके बाद दुयान वो रूम में सेटल होने जैसे सामान रखने के बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आखिर ये अभी जस्ट यहाँ पे आया है, अभी कहाँ जा रहा है। तो उसके सभी दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, हाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंजी को थोड़ा लगता है कि यार सेंजी को कि ये क्या सच में क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। देन जब वो चला जाता है तो वो लोग उससे पूछता है क्या सच में उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या ये टॉय उसी का है। तो उसके दोस्त हंसने लगते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब के लिए गया हुआ है, वो हर समय पार्ट टाइम जॉब करते रहता है पैसों के लिए। तो जब सेंजी वहाँ से उस हॉस्टल रूम से जाती है तो अपनी एक टेक्स्ट बुक जो होती है वो दुयान के मेज पर रख के वहाँ से चली जाती है। तो रात में जब दुयान वापस आता है तो वो देखता है कि ये तो सेंजी की नोटबुक है। तो वो अपने भाई से पूछने लगता है कि क्या हुआ, ये नोटबुक यहाँ पे क्या कर रही है। तो बोलता है वो गेम खेल रहा होता है, बोलता है तुम उससे कॉल पे बात कर लो कि शायद वो उसने गलती से यहाँ पे छोड़ दिया होगा। तो कॉल पे बात करता है तो वो सेंजी बताती है कि मेरा एक ऐसे मुझे लिखवाना था, इसीलिए मैंने वहाँ पर रख दिया है, तो मेरे लिए क्या एक ऐसे एक टॉपिक है उस पर लिख दोगे। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा ऐसे मैं लिख दूंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तो तब क्या कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मतलब प्लीज़ कर दो ना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कल सुबह अगर तुम 6 बजे बस स्टॉप पे आ सकती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ऐसे लिखना सिखा सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो सेंजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल सा कहती है हाँ ठीक है मैं आ सकती हूँ। तो बोला तुम पक्का आ सकती हो ना। हाँ मैं आ जाऊँगी,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन ये भी बात थी कि सेंजी ने कभी भी इतने सुबह उठने की कोशिश नहीं की थी, तो वो इतने एक्साइटेड हो जाती है कि वो 5-6 अलार्म एक साथ लगा देती है, वो 5 बजे से ही कि अब मैं उठूँगी, मुझे लेट नहीं होना है, चाहे जैसे भी मुझे सेंजी से जाके मिलना है, क्योंकि ये ऐसा मौका कोई छोड़ थोड़ी सकता है कि भाई लिटरली उसका क्रश उससे स्टडी के लिए बुला रहा हो और कोई मना कर दे। तो सेंजी जल्दी जल्दी करके अपने बस स्टॉप पे सुबह सुबह ही पहुंच जाती है और अभी समय होता है तो वो इंतज़ार करने लगती है कि वो कब आएगा। तभी वो अपने बचपन की चीज़ें याद करने लगती है कि किस तरह वो मेरे स्कूल में आके मेरे टीचर से मिला था, लेकिन वो स्कूल आने में उसने बहुत देर कर दिया था, तो क्या पता वो आज भी लेट कर दे। सो वेंजी बस स्टॉप पे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, तो वो सियान को फ़ोन कर देती है, बोलती है कि कहाँ पे रह गए हो तुम, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, अगर तुमने लेट किया ना तो देखना अच्छी बात नहीं होगी और तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आए ना तो देखना तुम्हें कभी फ्यूचर में कभी अच्छी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी वो तुम्हें छोड़ के ही चली जाएगी। वो सब बातें कर ही रही होती है कि तभी ध्यान एक सोया मिल्क का बोतल लेकर आकर सीधे उसके गालों पे टच करता है और बोलता है, अरे मैं ये लेने के लिए तुम्हारे लिए गया था और तुम क्या कह रही थी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, देख लेना अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। उसके बाद ध्यान सेंजी को लेकर जाता है, एक जगह पर बैठाता है, उसके सारे डाउट्स है वो क्लियर कराता है, और लेकिन यहाँ पर सेंजी का ध्यान तो सिर्फ अपनी सियोन पर ही होता है। भाई वो बस उसे देखती ही रहती है, वो क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही होती है। और बचपन में से ही ये सब चीज़ याद कर रही थी कि मैं बस एक ही बार बोलती हूँ इसे और ये मेरे लिए प्रेजेंट हो जाता है, ये मेरी कितनी केयर करता है और मेरे काम में हमेशा मदद करता है, ये मुझे कभी ना नहीं करता है। तो ये चीज़ से वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि जो मिल्क वो उसके लिए लेकर आया होता है तो वो उसे पीती नहीं है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पीना तो छोड़ो, इसे वापस कर दो। तो वो बोलती है नहीं मैं इसे स्कूल जाके तब पीऊँगी। लेकिन पॉइंट की बात तो ये होती है कि उसे वो उस मिल्क से एलर्जी होती है कि अगर वो उसे पी लेती है तो उसका पेट खराब हो जाता है। लेकिन तब भी वो उसे रखती है, बोलती है नहीं मैं इसे रखूँगी, क्योंकि भाई पहली बार नहीं है तो दूसरी बार होगी, पहली बार तो उसने फॉक्स उसे गिफ्ट किया था, बस दे दिया था, और दूसरी बार ये मिल्क था। और इस तरफ स्कूल में आते ही पता चलता है कि सेंजी को एक लड़का और भी है जो उसे पसंद करता है, जो कि फूज़ेन रहता है। तो फूज़ेन जो होता है वो उसके सामने बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता है और साथ ही साथ उसे बोलता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो प्लीज़ मेरी पार्टी में ज़रूर आना। लेकिन ऐसा है कि सेंजी को उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता। सो सेंजी घर वापस आने के बाद वो मिल्क की बोतल को बहुत ही संभाल के रख देती है, उसमें मिल्क को वापस फेंक देती है, लेकिन उस बोतल को एकदम से संभाल के रख देती है क्योंकि उसने और कोई नहीं, सियान ने उसे दिया था। छोड़ने के लिए सेंजी के मम्मी पापा जो होते हैं एक वेडिंग में चले जाते हैं, सेंजी को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं मैं वेडिंग में जाके क्या करूँगी। तो यान यहाँ पे आके बोलता है कि क्या तुमने कुछ खाने को बुलाया है क्या, तो चलो हम लोग बाहर कुछ खा के आते हैं। तो यहाँ पर सेंजी मना करती है, बोलती मैं नहीं जाऊँगी। तो देन उसे पता चलता है कि वो ग्रुप के साथ जाने वाला है, जो इसमें यहाँ पर अपना सियोन भी आने वाला है। तो फटाफट वो राज़ी हो जाती है, बोलती है हाँ भाई मुझे सच में बहुत भूख लगी है, तो क्या हम लोग साथ में चल सकते हैं। तो बोलता है अभी तो तुम मना कर रही थी। सो सेंजी की एक्साइटमेंट एकदम से ख़त्म होने को हो जाती है, क्योंकि जब वो देखती है कि वो सियान नहीं आया बल्कि वो मोटा वाला है, उसका जो दूसरा दोस्त है वो वहाँ पे आ गया है। सो कुछ देर बाद वो बताता है उसका भाई कि हम लोग सियान को रास्ते से पिक करने वाले हैं। तो जब वो लोग सियान के पास आते हैं तो सियान काफ़ी थका हुआ होता है, ऐसा लगता है वो दिन मतलब भाई वो लिटरली बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम कर रहा होता है, जो कि पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं। सो ध्यान गाड़ी में आते ही लेट जाता है अपने दोस्त की गोद में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका होता है। लेकिन सेंजी वो रह कर उसे देख रही होती है, कभी छुप के इधर से कभी उधर से। तभी ध्यान की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो मजाक में ही बोल देता है कि तुम मेरे हैंडसम से चेहरे को इतना गौर से क्यों देख रही हो। तो लिटरली वो एकदम से शर्मा जाती है, क्योंकि उसका भाई और उसके दोस्त भी वहीं पर मौजूद थे। तो बोलती मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ, ऐसा कर रहे तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो, तुम मतलब इतना भी हैंडसम नहीं हो। तो उसके बाद उसके दोस्त लोग हंसने लगता है, वो मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, हाँ तुम इतना भी कुछ खास नहीं। अब भाई उसके सामने तुम ऐसे कुछ करोगे तो वो क्या करेगा। तो लिटरली उसने जल्दीबाजी में ये सब बोल दिया। तो ये बात थोड़ी सी चैन को थोड़ा सा ऐसे वो मुंह बना लेता है जैसे वो उसकी बात से नाराज़ हो गया है। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से सो जाता है। सो सेंजी को लगता है कि यार ये मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया। तो फाइनली जब वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद अपनी सेंजी उस अपने यान भाई को कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकती हूँ गाड़ी में। बोलती यहाँ पे रुक के क्या करोगे, मैं गाड़ी को पार्क में लगाने वाला हूँ, जाओ जो रेस्टोरेंट में रुको, मैं आ रहा हूँ। बोले नहीं प्लीज़ मैं रुक सकती हूँ। लेकिन वो उसी की बात समझ नहीं पा रहा होता कि ज़रूर उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसकी यान समझ नहीं पा रहा होता है। तो उसे ज़बरदस्ती कार से उतर जाता, बोलता है यार सब लोग दोस्त तो यहीं पर है, तुम घबरा क्यों नहीं हो। लेकिन बात ऐसी होती है कि अपनी सेंजी को पीरियड्स आ रहे होते हैं, जो हर मंथ लड़कियों को फेस करना पड़ता है।
तो लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो फेस करती है, तो अब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा, अब कैसे इन लोगों को बताइए, तो लड़के हैं। तो वह उसके बाद वेंजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी हमारा सियोन है वो उसने नोटिस कर लिया होता है, क्योंकि उसके स्कर्ट पर दाग लग चुके होते हैं। सो जल्दी से उसके आगे आ जाता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर वॉशरूम है, वहाँ पे जल्दी से जाओ और चेंज कर लो। और वो पूछती है कि मतलब भाई तुम्हारे पास पेड्स हैं, तो वो मना कर देती है, बोलती है नहीं। तो लिटरली भाई अब वो जैसे ही वॉशरूम में आ जाती है, तो ये सेंजी के लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल वाला चीज़ होता है कि लिटरली ये चीज़ तो उसे नहीं जाननी चाहिए थी यार, क्योंकि मेरे पीरियड्स उसी वक्त आने थे और जो बहुत ज़्यादा कि अब मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगी, और अब समझ सकते हो ये सिचुएशन कैसा होने वाला है। तो सियोन इस तब जल्दी जल्दी उसके भाई को फ़ोन लगाता है, बोलता है तुम्हारी बहन कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है। देन थोड़ा हिंट देने के बाद वो समझ जाता है, तो वो पूछता है कि अब हम लोग क्या करें। तो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे भी कुछ नहीं पता इसके बारे में, और लिटरली मैं भी उस जगह पर होता तो मुझे भी कुछ नहीं पता कि ऐसा क्या करना है। सो वो लोग मिलकर क्या करते हैं कि उसके लिए ढेर सारे पेड्स जितने तरह के होते हैं वो सब ले लेते हैं। और सियोन को याद आता है उसके स्कर्ट ख़राब हो गई, तो उसके लिए कपड़े भी ले लेता है। लेकिन वो अपनी वेंजी पूरी टेंशन में थी कि यार कैसे मैं उसे फेस करूँगी। तो यहाँ पर शर्माते शर्माते वो लोग सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोग ले लेते हैं वेंजी के लिए, और एक लड़की के थ्रू वो उसके वॉशरूम में पहुँचा देते हैं। सो वेंजी जब ये सब ड्रेसअप करके निकल रही होती है, तब वो बस यही ध्यान में होती है कि मैं भाई सियोन को लिटरली कैसे फेस करूँगी। सो वो बस डरते डरते निकल रही थी कि कहीं सियोन अचानक से उसे ना दिख जाए। तो जैसे ही देखती है तो सियोन नहीं उसका भाई वहाँ पर होता है, तो वो थोड़ा सा राहत फील करती है कि चलो अच्छा हुआ पहली नज़र भाई सियोन से मेरी नहीं हुई। लेकिन उसका भाई बोलता है छोटी सी बात है, चलो ये सब कुछ नहीं होता है, चलो जाके खाते हैं। और उसे बहुत ही आराम से मतलब लेके चला जाता है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं। सो वेंजी तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है, लेकिन सियोन ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है, सब आम ही बातें होती हैं। उसके बाद वो थोड़ी सी जाता है, गर्म पानी लेकर आता है जो कि शहद वाली होती है, और वो जब उसे पीती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो उसे बहुत अच्छा फील होता है कि भाई लिटरली सियोन ने मेरे लिए ये किया है, उसे मेरी चिंता है। उसके बाद खाने में भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो उसके पीरियड्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसे भी वो छाँटने लगता है अपनी चॉपस्टिक्स की मदद से, और वेंजी ये सब देख रही होती है। तो लिटरली वो बस इतना ही सोचती है, क्या ये सच में मेरी इतनी केयर करता है। सो जब वो सारी वेजिटेबल जो उसके शायद वो चिलीज़ होती हैं, चिलीज़ निकालने के बाद वो सेंजी बहुत खाने को आराम से खा लेती है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, वो सारी चीज़ें भूल जाती है। देन उसके बाद वो लोग एक जो मशीन होता नहीं है जिसमें से डॉल पिक की जाती है, तो उसे सेंजी को एक डॉल पिक पसंद आती है। सो निकालने की कोशिश करने की सोचती है, लेकिन वो पता है उसे कि वो उससे हो नहीं पाएगा। तो हमारा सियोन वहाँ पर आता है और उसे वो निकाल कर देता है, और उसका मूड अब भाई लिटरली पूरा अच्छे तरीके से ठीक हो चुका होता है। तो वो अब बस इतना ही उसके मन में बार बार ख्याल आता है कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ इतना अच्छा है कि ये सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है। तो आज फूजेन का बर्थडे है। फूजेन वही लड़का होता है जो सेंजी को पसंद करता है स्कूल के दिनों में, और वो बोलता है कि मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। तो उसकी दोस्त के रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उससे पहले वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सोचते हैं कुछ चाय को भी पियेंगे। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तो यहाँ पर सेंजी को पहला बार सियोन के जहाँ काम करता है वहाँ वो पहुँचती है, और अचानक से उसकी मुलाकात होती है। तो सब बिल देने का समय जब होता है तो सेंजी उसे पैसे देती है, लेकिन वो बोलता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। तो वो मना करती है, लेकिन तभी वो बोलता है क्या मैं तुम्हें कॉफ़ी भी नहीं पिला सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सियोन का मैनेजर उसे आके वहाँ पे बात करने लगता है, तो वहाँ से वेंजी को पता चलता है कि सियोन को पैसे की थोड़ी दिक्कत है, उसे शॉर्टेज है और उसे प्रॉब्लम है। तो वो बगैर किसी मतलब उसे वो खुद ही ध्यान भटका कर वो सारे पैसे जो है, अपने सारे पैसे जो है इंक्लूडिंग वो सब के सब सियोन को दे देती है कि मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो मैं ये चीज़ें फ्री में नहीं ले सकती। और वो बिना बताए पैसे रख कर वहाँ से चली जाती है। तो वो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ता है कि कोई उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, इतने बारे में सोच सकता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से तुम मुझे कॉफ़ी पिला रहे हो, और होटलों में जानते हो आप कॉफ़ी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो वो बस स्माइल ही करता रह जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आ जाता है कि सेंजी जब पार्टी में होती है, तो थोड़ी देर बाद वो बर्थडे पार्टी में जो होती है उसके बाद वो बोलती है कि मुझे घर जाना है। तो जैसे ही जाने लगती है, तो वो जो बर्थडे बॉय होता है वो आके सीधे अपनी सेंजी को बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। तो लिटरली वो उसे प्रपोज़ कर देता है। तो ये पहली बार था जो कोई उसे प्रपोज़ कर रहा था। तो लिटरली वो अभी भी तो बच्ची है ना, कितना भी हो जाए उसका दिमाग। तो वो बोलता है तुम रुदड़ू कहीं के मेरे सामने हमेशा रोते रहते हो, और तुम ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, ये क्या बोल रहे हो तुम तो हमेशा रोते ही रहते हो, मैं ये सब। उसके बाद वो उससे मना कर देती है। तो उसके बाद वो फिर से रोना शुरू कर देता है, बोलता है नहीं मैं तुमसे मुझे जॉब चाहिए, ऐसा वैसा, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, मैं बहुत ये पसंद करता हूँ।
तो ये सब बातें वो कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर अपना सियोन आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे कुछ गड़बड़ है, तो वो पूछने लगता है क्या सब कुछ ठीक है ना। सो वो लड़का वो रोते हुए भाग जाता है, बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है। और जैसे वो चला जाता है, उसके बाद वो पूछता है अरे इसे क्या हो गया। देन वो बोलती है कि ये बोल रहा था ये मुझे पसंद करता है। तो वो बस समझाते हैं कि अभी ये सब उम्र ये सब करने की नहीं है, अभी तुम्हारे पढ़ने पे ध्यान लगाओ, समझी ना। तो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे ये सब नहीं पता था, ये खुद ही आके मुझे ऐसे बोल रहा था, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, समझे ना। तो ये सब होने के बाद सियोन जो है उसके जो पैसे उसने लिए थे वो सारे के पैसे उसे वापस कर देता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं इतना भी मतलब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे पता है, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। तो उसके बाद बोलता है अरे दिक्कत मत लो, अगर मुझे सच में कभी किसी दिन पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगा, ठीक है ना। मैं इतना भी अभी मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं है। और उसे थैंक्स बोलता है कि मेरे लिए इतना कंसर्न दिखाने के लिए। तो अगले दिन स्कूल में सेंजी की फ्रेंड उसके साथ बहुत ही अलग बिहेव कर लगती है, उससे बात नहीं करती है, उससे दूर बैठती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उससे बात नहीं करती है। तो उसे पता नहीं होता आखिर उसका कारण क्या है, लेकिन उसका कारण बस यही होता है कि जिस लड़के ने उसे प्रपोज़ किया था उस लड़की को वो चाहती थी। तो लिटरली वो उससे बहुत बुरा लगता है और वो सेंजी के साथ अलग हो जाती है। नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे आता है और मजबूरन सेंजी को बोलता है कि उसके टीचर किसी ना किसी में सबको भाग लेना पड़ेगा। तो उसे वो हाई जंप होता है ना, उसमें उसे भाग लेना पड़ता है। तो आज स्पोर्ट्स का डे चल रहा था और वो लड़का उसके बाद फिर से आता है, उसके लिए बोलता है कि मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी। तो ये सब कर ही रहा था, उसकी फ्रेंड उसे देख रही होती है, वो तभी भी ऐसे करके उसे मुंह बना रही होती है, मतलब लिटरली वो फिर भी तुम्हारे पास ही आ रहा है, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया तब भी। सो अब नॉमिनेशन की बारी थी, तो ये सब जब वो करने आ ही रही थी तो देखती है कि ये दोनों उसके ही भाई कर रहे हैं, उसके भाई और सियोन वहाँ पर, और उसका भाई उसका लिटरली मजाक बनाने लगता है। आपको पता है भाई बहन का रिश्ता कैसा है, वो हमेशा उसे लिटिल डीमन बुलाता है, मतलब छोटी राक्षस बुलाता है। तो यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है सियोन के सामने, और वो देखती है कि ये सियोन यहाँ पे बैठा है और उसके सामने मेरा मजाक उड़ा रहा है, बदतमीज कहीं का। तो जो भी कह लो सेंजी स्पोर्ट्स में बहुत ही ख़राब थी। तो अब उसकी बारी आती है तो एकदम तो वो डरी रहती है। तो एक दो बार कोशिश करने के बाद वो जंप नहीं कर पाती है, लेकिन उसके बाद वो सियोन को देखती है तो बोलती है कि भाई इज्जत का फालूदा हो रहा है, तो मुझे लिटरली इस बार कैसे भी करके जंप तो करना ही पड़ेगा, सारी लड़कियाँ कर रही हैं। तो इस बार वो बहुत तेज़ी के साथ आँख बंद करके दौड़ती है और इस बार भी वो सक्सेस नहीं होती है, उल्टा वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। तो वो जैसे ही गिरती है उसे इतना चोट लग जाता है। उसके बाद दोनों भाई अपना सियोन भी दौड़ता है, उसका भाई भी दौड़ता है, और वो लोग उसे सियोन लिटरली उसे अपने कंधे पे उठा के फर्स्ट एड के लिए जाता है, क्योंकि वो लोग उसी के लिए वहाँ पे आए हुए होते हैं। तो वो उसके हाथ पैर में से हल्का हल्का खून निकल गया था, भाई छिला गया था, समझिए सिंपल सी बात है, चोट लग गई थी। तो ये सब चीज़ वो कर रहा था, तभी मतलब वो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता है, उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए सब चीज़। तो वो बस उसे देख ही रहा, मतलब बस भाई सियोन उसकी खातिरदारी कर रहा है और उसे क्या चाहिए। उसके बाद सेंजी का भाई उसे आता है और अपने कंधे पे बैठा के अब उसे घर लेके जा रहा होता है, तभी एक और लड़की को चोट लग जाती है। तो ये अपना सियोन जो होता है वापस से जाके उस लड़की को भी वापस लेकर आता है और उसकी भी उतनी ही केयर करता है। तो ये वो सोचती है कि ये मेरे साथ ही अच्छा नहीं है, ये सभी के साथ उतना ही अच्छा है। तो ये और भी अच्छी वाली बात है कि लड़का नेचर का एकदम से समझ रहे हो ना A1 है। सो नेक्स्ट डे स्कूल में साउजिंग बैठी हुई होती है, तभी उसकी फ्रेंड अचानक से पता नहीं उसको क्या होता है और वो साउजिंग के पास आके बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चल सकती हो। तो साउजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मेरी दोस्त वापस आ गई। हो सकता है वो किसी बात से गुस्सा हो, लेकिन अब वो ठीक है। देन उसके बाद वो इतनी क्यूट सी अपनी स्माइल करती हुई यस करती है कि भाई लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और देखो ये कितना मज़ेदार है, मतलब भाई क्या है, कितनी क्यूट है ये, है ना। सो सेंजी अपने दोस्त के साथ तो राजी चली जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी दोस्त ने उसे आके सामने से बोला था चलो शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगले पल हमें दिखाया जाता है कि दुयान सेंजी को ढूंढ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो मिल नहीं रही है। और स्कूल के पास हो जाता है, पूछता है तो बोलता है कि सभी बच्चे चले गए हैं। तो वो भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और चारों ओर उसे ढूंढ रहा होता है। और दिक्कत की बात ये थी कि सेंजी जो थी वो अब मुसीबत में पड़ने वाली थी, क्योंकि सेंजी की जो फ्रेंड थी वो अचानक से इसलिए बात कर रही होती है क्योंकि कुछ लड़कियां जो बदमाश लड़कियां होती हैं, पहले वो उससे पैसे छीन लेती हैं उसके फ्रेंड से, और उसके पास जब पैसे नहीं हो रहते हैं तो वो कहते हैं वो लोग कि जाओ अपने फ्रेंड को लेकर आओ। तो वो ले जाके सेंजी को बेचारी को लेके जाते हैं उन लड़कियों के पास, और वो लोग भी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उसके पैसे छीन लेते हैं, और यहाँ तक कि उससे चोट भी लग जाती है। तो वही उससे बोलते हैं कि बस इतने से पैसे तुम लेकर आई हो, कल तुम लोग को फिर यहीं पैसे लेकर आने पड़ेंगे। तो इस बात से वो डर जाती है कि पहले लड़कियों ने उसे बुली किया, उसके पैसे छीन लिए, और उससे भी डिसअपॉइंट वाली बात तो ये होती है कि उसकी फ्रेंड ने ये सब उसे अपलोड किया है। वो चाहती थी टीचर को बता सकती थी, पेरेंट्स को बता सकती थी, किसी को भी बता सकती थी, लेकिन वो भी उसे लेकर वहाँ पे चली जाती है। जब वो वहाँ से निकलते हैं वो लोग, तो सेंजी की जो मतलब सेंजी अपने दोस्त पे इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि लिटरली बस इसीलिए तुमने मुझे आज याद किया था। और ऐसे दोस्त से तो दुश्मन ही बेटर है, कम से कम दुश्मन बता के वार तो करते हैं, ऐसे दोस्त जो पीठ पीछे वार करते हैं
तो उसकी बात छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर सियान भी होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फाइनली जब वो उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पे गली में देखता है तो अपनी सेंजी वहीं पर बैठ के रो रही होती है, तो दौड़ के उसके पास आता है। और सेंजी इतनी ज़्यादा डर चुकी थी ये सब चीज़ों को लेकर, ऊपर से उसके दोस्त ने उसके साथ ऐसा किया था तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो सियान उसकी बातों को मतलब बस समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डर गई है, तो बस वो लिटरली उसे गले लगा लेता है और उसके डर को कम करने की कोशिश करता है। और ये बहुत सारा मतलब भाई एकदम क्यूट सा मोमेंट मुझे देखने को मिलता है। मतलब सियान उसके बगैर कुछ बोले ही समझ जाता है कि जैसे इसे किसी ने परेशान सा किया हो। तो उसके बाद सियान उसे एक शॉप पे लेके जाता है, उसे जूस पीने के लिए देता है, उसे पूरा नॉर्मल करने की कोशिश करता है, उससे बातें भी उगलवा लेता है कि आखिर क्या बात है। तो बताती है कि ऐसे सब बात है, उन्होंने कल फिर से मुझे पैसे लेकर आने के लिए बोला है और मेरे दोस्त ने ये सब किया। तो वो बोलता है कि इस तरह के दोस्त कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं बनाने चाहिए, इस तरह के दोस्त सच में दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो वो अब फाइनली यहाँ पर उसके बाद वो उसे लेकर जा रहा होता है, उससे हाथों में खरोच भी आ गई होती है, तो वो एक बाईसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल लेता है और उसे रोड से लेकर जा रहा होता है, जहाँ पर उसका मूड एकदम ठीक हो जाता है और वो फिर से हंसने मुस्कुराने लगती है। वो उसका भाई वो लिटरली सदमे में आ गई थी कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया है। सो जैसे उसे रात में आके ड्रॉप कर देता है उसके घर, तो यहाँ सेंजी फुले नहीं समा रही होती है, उसे वो सब चीज़ें भूल गई होती है कि उसके साथ अभी क्या क्या हुआ है। बस उसे इतना याद होता है कि सियोन ने उसे ड्रॉप किया और ना जाने रास्ते में उन लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। और यहाँ पर वो फाइनली कंफर्म करती है, एक चिट पे लिखती है कि लिटरली मुझे लगता है सियान से प्यार हो गया है, और लगता ही नहीं मुझे उससे प्यार हो गया है, और वो पूरे लिटरली ब्लश कर रही होती है। तो ये वो प्राव था जहाँ पर अपनी सेंजी को लग जाता है भाई कि हाँ भाई मुझे उससे प्यार हो गया है। सो अगले दिन सेंजी जैसे स्कूल में आती है तभी वो क्या देखती है कि बॉयज़ जो होते हैं, वो पूरे बॉयज़ जो होते हैं उसके भाई सियोन, उसके जो और दो दोस्त थे भाई, पूरा हीरोइक वाले स्टेशन में वहाँ पे खड़े होते हैं, उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि आज जो जिसने भी हमारी बहन को छेड़ा है भाई उनकी तो वाट लगने वाली है। तो लिटरली वो देख के अचानक से कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो वापस स्कूल भागने लगती है। तभी उसका भाई बोलता है, ए छोटी राक्षस इधर आ इधर आ इधर आ, अब मुझे पूरी बात बता, कौन है वो लड़कियाँ, कहाँ रहती हैं। सो वो सारी बात वो लोग से पूछता है, तो मतलब वो भी बोलने लगती है आखिर तुम लोग करने क्या वाले हो। एटलीस्ट तो पहले तो वो लोग को पता नहीं होता है कि वो लड़कियाँ होती हैं, उन्हें लगता है कि वो लड़के होते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सिर्फ हम 3 लोग जाएंगे, वो 3 रहेंगी। सो फाइनली वो लोग वहाँ पर जाते हैं और वो तीनों लड़कियाँ वहीं पर फिर से वहीं पर होती हैं, तो वापस जाके उन्हें सबक सिखाते हैं। और वो सियोन यहाँ पर सिंपल सी बात समझाता है, देखो जो कमज़ोर होता है ना उसको हमेशा जो ताकतवर होते हैं वो दबाते रहते हैं। जैसे कि उस समय वो कमज़ोर थी तो तुम उन्हें परेशान कर रही थी, इस वक्त तुम कमज़ोर फील कर रही हो तो तुम्हें महसूस हो रहा ना कि वो लोग क्या फील कर रही होंगी। देन उसके बाद बोलती है कि ये बचपना छोड़ो, इस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, थोड़ा IAS वाईएस बनो, देश का नाम रोशन करो। लिटरली ये सब बात करके वो लोग वापस आ जाते हैं। सो ये सब होने के बाद यान जो होता है सेंजी को उसका जो पर्स होता है जो चोरी हो गया था टेडी बियर वाला, वो उसे दिखाता है और वो पूरे खुश हो जाती है कि लिटरली मेरा भी कोई है भाई, अब मुझे भी इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरा हैप्पी वाला माहौल हो जाता है। और लिटरली ऐसे दोस्त ऐसे भाई किसी को मिल जाए तो लाइफ में और चाहिए क्या है। तो भाई दोस्त कम ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो अगले ही दिन जो वेंजी की दोस्त होती है वो स्कूल से अपना ट्रांसफ़र करा लेती है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसने सेंजी को धोखा दिया है। लिटरली वो उसके पास एक नोट छोड़ के जाती है कि प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो, और वो चली जाती है। लेकिन अपनी सेंजी को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है, वो भी उसके लिए बहुत रोती है, लेकिन फिर भी दोस्त तो दोस्त ही होते हैं ना, चाहे वो कैसे भी हो आप उसकी केयर तो करते हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है स्कूल से ट्रांसफ़र होकर। सो अब समय आगे बढ़ रहा होता है, तो सेंजी का जो रिज़ल्ट आता है जिसमें पता चलता है कि सेंजी फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि नहीं मुझे ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ सकती हूँ। लेकिन उसके पिता उसके मम्मी उसे फोर्स करते बोलते हैं कि तुम्हें ट्यूशन्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तुम्हें भी कुछ तो करियर सेट करना है, क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो तुम। तो वो बोलती है कि मैं बस चाहती हूँ लोग खुश रहें, लोग हमेशा मतलब एक दूसरे का साथ दें, यही सब। अरे अपने जीवन में क्या करना चाहती हो ये सब पूछ रहा हूँ मैं। लेकिन लिटरली उसे अभी इस चीज़ों का पता नहीं होता है कि आखिर उसे भविष्य में करना क्या है, उसका गोल क्या है। तो वो बहुत मना करती है, बोलती है नहीं कि मुझे ट्यूशन क्लासेस नहीं लेनी है। सो घर में पड़ा हो जब सोना तो फिर काहे का रोना। इसका मतलब ये है कि भाई जब सेंजी का भाई ही वहाँ पर रहता है, वो उससे सीनियर है, तो वो उससे पढ़ा ही सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई लोग जब अपनी बहनों को पढ़ाते हैं तो वो किस तरह पढ़ाते हैं, वो जिन्हें पढ़ाते कम है और उन्हें मारते ज़्यादा है। और मारते हैं तो अब छोटी बहन है तो वो उल्टा, आप तो जानते हो बहनों किस तरह होती हैं भाई लिटरली। तो यहाँ पर उनकी मारा पीटी शुरू हो जाती है और यहाँ पर क्लियर ये हो जाता है कि मैं इसे पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं खुद तुमसे पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो डिसाइड ये होता है कि अब एक प्राइवेट ट्यूटर जो होता है वो आएगा और सेंजी को फिजिक्स की नॉलेज देगा, क्योंकि उसका फिजिक्स बहुत ख़राब है। सो सेंजी प्लान बनाती है कि कल ट्यूशन टीचर आने वाले हैं, तो मैं भाई लिटरली जैसे ही सुबह होगा मैं वहाँ से भाग जाऊँगी, रूम से भाग जाऊँगी, तो ना वो मुझे देखेगा ना मुझे पढ़ाएगा।
तो वो तैयार होकर बैठती है और जैसी बैठती है तो अभी बहुत समय होता है तो वो सोफे पे बैठी बैठी सो ही जाती है। सो पूरे वो आधे दिन सोने के बाद जब वेंजी उठती है तो जैसे ही नीचे आती है तो किचन में कोई होता है तो उसे लगता है कि वो उसका भाई है, तो उसे बोलने लगता है कि अरे टीचर ही नहीं आया, मैं खुद ही मुझे लगा कि यार टीचर आया होगा, मेरा इंतज़ार करके चला गया होगा। तभी वो ये सब बात ही कर रही होती है, तभी उसका भाई ऊपर से ही आ रहा होता है तो वो डर जाते कि ये बंदा कौन है, और ये बंदा और कोई नहीं अपना सियोन ही होता है। तो उसके बाद भाई ये सियोन यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि उसने तुम्हारे मम्मी पापा ने मतलब हमारे मम्मी पापा ने ये डिसाइड किया कि किसी अनजान को तुमसे ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत है, जब सियोन है ही तो सियोन तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगा। तो शिट ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। तो उससे वो बोलने लगता है हाँ तुम ऐसे सारा दिन रोज़ ये सोती सियान इसे मत पढ़ाना, ये ऐसे ही रोज़ सोती रहेगी, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद करेगी। तो खुद से एम्बेरस फील करने लगती है कि यार पहले क्यों नहीं बताया, मैं कब से तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अपने लुक्स को देखने लगती है, लेकिन सियान बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद वो लोग खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। सो जब ये सब कुछ हो जाता है तो सियोन और उसका भाई जो होता है दोनों मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी वो अपनी वेंजी वहाँ पे आके किताब से लेके आ जाती है, भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, अब मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ऐसा करके वो वहाँ पे पहुँचती है, उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। तो बोलती है कि बस तुम वो जो हम थोड़ा ये गेम ख़त्म करके तब तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर सिंजी जो है छिप के अपनी सियोन की फ़ोटोज़ लेने स्टार्ट करती है। तो एक दो फ़ोटोज़ लेने के बाद वो सियोन उसे देख लेता है। उसके बाद बोलता है तुम बोलो तो मैं अच्छा वाला पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो चीज़ करता है। तो उसका भाई बोलता है ए तुम उसकी फ़ोटोज़ क्यों नहीं ले रही हो, मैं भी तो हैंडसम हूँ ना, बताओ हम दोनों में से हैंडसम कौन है। तो उसके बाद वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए मैं सियोन की फ़ोटो ले रही थी। तो पर तुम्हारा भाई तुम्हें हूँ ना। हाँ बट उसने बोला था तुम्हारा भाई हैंडसम है, तो मैं जैसे तुम्हारे फ़ोटो दिखा के मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। क्या तुम छोटी राक्षस कहीं की। तो यहाँ पर ये लोग का भी उससे जो जलता रहता है। तो अपनी वेंजी अब भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं, क्योंकि जब वो टीचर है उसका इतना हैंडसम हो तो पढ़ाई में किसका मन नहीं लगेगा। लेकिन लिटरली तब भी वो सियोन की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, उसे ही देखती रहती है। तो बातों बातों में ही उससे पूछने रहती है कि फिर तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, फ्यूचर गोल क्या है तुम्हारा। तो सियोन ना चाहते हुए उसे बता देता है कि मेरा इंटरेस्ट गेमिंग इंडस्ट्री में है, मैं खुद का गेम बनाना चाहता हूँ। और समझ रहे हो ना, वो इस तरह की बातें वो बताता है। तुम्हारा क्या गोल है, तो वो बताती है कि अभी तो मेरे पास कुछ गोल नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही एक अच्छा गोल डिसाइड करके तुम्हें बता दूँगी। और तो इनकी पढ़ाई ऑन गोइंग चल रही होती है और वो काफ़ी अच्छा भी कर रही होती है, लेकिन उसे फिजिक्स इतना भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता है। तो सियोन उसके भाई के सामने जाके बोलता है कि उसे प्रैक्टिकल भी कुछ दिखाने पड़ेंगे। तो उसे साइंस लैब लेके चलते हैं हम लोग, और वहाँ पे उसे सब चीज़ प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट साइंस में आ जाए। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, लेके जाओ उसे, चलो साथ में चलते हैं। तो बोलता है अपने मम्मी पापा से पूछ लो। तो वो बोलता है कि अरे गार्जियन अभी मैं हूँ। देन उसके बाद वो लोग उसे लेकर जाते हैं। 3 टिकट खरीदने के लिए वो सियोन पैसे देता है, लेकिन लिटरली उसका भाई बोलता है अच्छा मैं ये बोरिंग सी चीज़ें थोड़ी देखना हो, ये तो पागल लोग देखते हैं। हे पागल किसे बोले तुमने, कौन है पागल, ये तुम ही दोनों। तो मैं इन पे पैसे बर्बाद नहीं करने वाला हूँ, टिकट्स पे मैं जाके गेम खेलूँगा। सो यहाँ पे सियोन और अपनी वेंजी जो होते हैं और साइंस लैब को एक्सप्लोर करते हैं और बढ़िया से, और सिंजी को सच में इंटरेस्ट आ रहा होता है कि क्या होता है कैसे होता है सभी चीज़ें। और ये लोग का काफ़ी अच्छा पूरा म्यूज़ियम घूमते हैं। देन उसके बाद वो लोग फिर बात करते हैं, और यहाँ पर बात निकल के ये आती है कि सिंजी पूछ ही लेती है कि फ्यूचर में तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, और गर्लफ्रेंड कभी बनाना तो मुझे बताना ज़रूर। तो ये सब बातें वो बोलने लगता है कि हाँ ज़रूर। सो बोलती है कि अगर तुम्हारा फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बन जाती है तो तुम मेरा ध्यान ही नहीं रखोगे जैसा तुम मेरा ध्यान रखते हो। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ऐसी लड़की को ढूंढूंगा जो मेरी तरह तुम्हारा भी ध्यान रखे, है कि नहीं, जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ वो भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। लेकिन प्रॉमिस वो ये है कि जब भी मैं कभी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। सो ये बात सुनकर वो मतलब वो मुस्कुराए या फिर सैड फील करे, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है लेकिन वो तो उसके सामने ही बैठी हुई है। सो वो थोड़ी सी बोलते ठीक है। सो नेक्स्ट डे अपनी सिंजी को जब पता चलता है कि भाई उसकी जो नोटबुक थी क्लास मतलब जिसमें वो स्केच बनाती थी, अपने सियोन के बारे में सब कुछ लिखती थी, वो म्यूज़ियम में ही छूट गई है। तो वो डर रही होती कहीं वो सियोन के हाथों में ना लग गया हो, और लिटरली वो चीज़ सियोन के ही हाथ में लग गई होती है। तो वो बस ये प्रे करती है कि कहीं वो बस उसे वो चीज़ें दिख नहीं जाए और मेरी दिल की बातें वो जान ना ले। और इतना ही नहीं, पता नहीं कैसे वेंजी के भाई मतलब यान को भी थोड़ी सी शक हो जाती है कि वो उसे बट उसे पता नहीं चलता है वो किससे प्यार कर रही है। बट वो सियोन को बताती है कि मेरी बहन का किसी से के साथ पपी लव चल रहा है, वो भी इंटरनेट पे ऑनलाइन वो सब ये सब कर रही है। तो उसे क्लियरली पता नहीं चलता है। तो सियान को समझाता है कि उसे समझाओ, पता नहीं वो किसके साथ लगी हुई है। तो वो बोलता है कि अरे थोड़ा देख सुन के लड़की है, ठीक है, अभी नया नया प्यार है उसका। तो बोलता है चाहे जो भी हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो भी लड़का रहेगा भाई मैं तो उसकी टांगे ही तोड़ दूँगा। सो नेक्स्ट डे सियान और दोनों को, अब तो उसकी मम्मी पापा तो बाहर ही होते हैं, तो वो लोग पहले जाता है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात ही नहीं करती है।
तो सियान को बोलता है भाई अब तेरे पे है, तू इसे बढ़िया से समझा दे। तो सियान बोलता है टेंशन मत ले, मैं समझा दूंगा। सो उसके बाद वो उससे बातें करने लगता है, बोलता है कि तुम अभी मुझसे बोल रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम्हारा ये सब चल रहा है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो सेंजी और बोलती है कि मैं उससे ऑनलाइन मिली थी और मुझे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब कम से कम सियान को ये ना पता चले कि भाई मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तुम ही हो। इसी गलतफहमी में रहो कि मेरा कोई ऑनलाइन है जिसे मैं लव करती हूँ या फिर लाइक करती हूँ। और ये वहीं रहता है लड़का जहाँ पर सियान का होम टाउन है, तो वो तो काफ़ी दूर है, तो इसलिए वो बोलती है कि हाँ हम ऑनलाइन ही मिले थे। सो बताता है कि उसके बाद जब वो एज पूछता है तो वो काफ़ी थोड़ा एडल्ट लगता है, तो वो सियान बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें अभी मत करो, अभी स्टडी पे फोकस करो, अभी करियर बनाओ। और वो तुमसे काफ़ी, समझ रहे हो ना, वो तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जा सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तो अभी इसके लिए बहुत समय है। तो लिटरली, लेकिन उसका तो कोई होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सियान को क्लियर हो जाता है क्योंकि वो हाँ ही भर देती है, बोलती हाँ मैं ऑनलाइन है किसी से मिल रही हूँ। सो सियान बोलता है अच्छा ठीक है, वो मेरे होम टाउन का है तो मैं पता लगा लूँगा आखिर वो है कौन, मैं उसके बारे में अच्छे से पता लगा लूँगा, तभी तुम उससे मिलना, ओके। तो वो भी बोल देती है कि हाँ ठीक है भाई, क्योंकि उससे वैसे भी मिलना था नहीं, वैसे भी कोई ऐसा कोई करके था ही नहीं। सो उसके बाद बोलता है चलो ये सब बात छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सियान वेंजी को कंटिन्यू क्लासेस देता है और फाइनली जाके उसकी क्लासेस खत्म हो जाती है, उसे फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है और वो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा हो जाती है। तो सियान बोलता है कि अब तो बस हो गया, अब हमारी क्लासेस यहीं ख़त्म होती है और अगर तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने भाई से पूछ सकती है कोई डाउट का, या फिर कुछ मुझे पिक्चर सेंड कर सकती हो, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूँगा। सो वेंजी तो थोड़ा अपसेट हो जाती है इस बात से, लेकिन उसके बाद सियान बोलता है कि जब जब तुम अपनी क्लास में इंप्रूवमेंट करती रहोगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आता रहेगा, मैं तुम्हें गिफ्ट भेजता रहूँगा, ओके। तो यहाँ पर सोनी थोड़े से यहाँ पर बोलती है कि ठीक है भाई। और अब फाइनली आ जाता है न्यू ईयर का समय, सब लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, घर की सजावट और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। सो सेंजी सियोन के लिए रेड लिफाफा जो होता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, आपको पता होगा कि चाइनीज़ जो ड्रामा में अक्सर न्यू ईयर पे वो सभी को दिया जाता है। तो सियान का वहाँ पर कोई था नहीं अपना, तो वो लिख कर चुपके से उसके पास रख देती है और उसे बताती नहीं है कि जैसे मैंने उसे ये दिया है। इस तरफ सेनियान और सेंजी दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर, और यहाँ पर सेनियान को मतलब लिटरली परमिशन मिल जाता है कि वो अब वो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि अब वो 18 पार कर चुका है। और इस तरफ बेचारा ध्यान अकेले पे बैठा हुआ था उन लोगों के लाख कहने पे कि न्यू ईयर हमारे साथ मनाओ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ काम है, और करके वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने गेमिंग प्रोग्राम पे ही काम कर रहा होता है। तभी हमारे सेंजी का मैसेज आता है और उसे न्यू ईयर की बधाइयाँ देती है। तो ये सब चल ही रहा था, तभी सियान के पास उसके घर से फ़ोन आता है कि तुम्हारे फादर की हालत बहुत ख़राब है, कुछ सीरियस बीमारी है, कुछ किडनी ट्रांसप्लांट या इस तरह की चीज़ें हैं, तुम फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ। तो सियान बगैर किसी को बताए हुए वहाँ से अब निकल जाता है इमीडिएटली। और सेंजी को ये चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट डे उसके भाई के थ्रू पता चलती है कि वो अपने होम टाउन गया हुआ है। तो वो सोचने लगती है कि यार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो बगैर बताए यहाँ से हम सबको छोड़ के चला गया है। सो अब दुयान अपने ही शहर में रहता है और सेंजी अपने शहर में रहती है, लेकिन जब भी स्कोर वो अपने स्कूल में कुछ अच्छा स्कोर करती है तो सेंजी के लिए वो हमेशा गिफ्ट भेजता है, जिसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सबसे पहले तो वो एक डॉगी भेजता है, जो कि वो डेड डॉगी जो होता है काफ़ी क्यूट होता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उससे सियान बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूँगा, जब वो ग्रेजुएशन वाले दिन सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। तो अपनी सेंजी भी उसके लिए एक प्रेजेंट मतलब एक टाई जो होता है वो उसके लिए पसंद करके रखी हुई होती है। सो सियान के पास एक लड़की आती है और पता नहीं कौन होती है, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि सियान उससे थोड़ा खुश नहीं है। वो अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं बोलता है कि कोई अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। सो ये लड़की कौन है भाई, कहानी में तो एक नया ट्विस्ट आ रहा, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर एक्स है। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जब हमारे दुयान का और उसके भाई का जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो जाता है। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं और हमारी क्यूट सी फीमेल लीड जो है सेंजी वो भी वहाँ पहुँचती है एक फ्लावर के साथ अपने ध्यान को देखने के लिए, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और हमारा ध्यान तो ऑलवेज हैंडसम ही लग रहा था। तो वो लोग काफ़ी यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं और फोटोज़ खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ। इन द एंड अपना सियोन और वेंजी भी साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं और दोनों की जोड़ी क्या ही लग रही थी। सो रात में सियोन के सारे दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी बुरी न्यूज़ इन लोगों के लिए होती है, क्योंकि सब लोग जब ज्वाइन करते हैं स्कूल कॉलेज में साथ में तो सबके ड्रीम्स एक होते हैं कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन इन द एंड सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, सबको अलग अलग चीज़ अपने पसंद की चुननी पड़ती है। और ये लोग फाइनली अलग हो रहे थे इस खुशी में और ये दुख में, दोनों में ड्रिंक करते हैं। सो सेंजी का भाई भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो अपना
सियोन उसे कंधे पे लाद के लेके उसके घर आता है। तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि बेटा कहाँ जाओगे इतनी रात में, तुम क्यों ना उसी के रूम में ले लो, जाओ रहो, कपड़े चेंज करो। तो और वो सेंजी को बोलती है जाओ उसका ध्यान रखो। तो दुआन फिर याद करता है कि जब सेंजी ने मतलब वो देखता है अपने कोट के अंदर तो एक रेड पॉकेट होती है, तो वो देखता है कि ये क्या है। तो वो उसे खोल के देखता है तो ये सेंजी ने उसके लिए भेजा होता है। तो लिटरली क्योंकि इस समय उसका कोई भी अपना नहीं होता है, वो अपने होम टाउन जा रहा होता है, न्यू ईयर का समय होता है। सो लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि चलो कोई तो है जो उसका इतना ख्याल रख रहा है। इसीलिए सेंजी उसके दिल में एक अलग सी जगह बना के रखती हुई है, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। सो दियान जो है वो सेंजी के घर रह रहा होता है, लेकिन जब वो उठ के देखती है तो उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है। एक बालकनी में वो बैठा हुआ होता है, तो सेंजी से रहा नहीं जाता है। लिटरली अगर दियान परेशान है तो वो आराम से कैसे सो सकती है। तो जाके वो उसके बगल में बैठती है और पूछती है क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो वो बोलता है कि मैं बहुत बड़े कर्ज में दबा हुआ हूँ। तो उससे लगता है कि वो पैसे की बात कर रही है। बोलता है कि क्या सच में तुम पे इतना ज़्यादा उधार है? टेंशन मत लो, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, मैं जॉब पा जा, मुझे जॉब मिल जाएगा, तुम्हें मिल के ना हम लोग मिल के सारे कर्ज जो है मैं तुम्हारे उतार दूँगी। बोलता है अरे मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। तो ये बात सुनकर वो बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। तो लिटरली यहाँ पर ध्यान का कुछ ना कुछ तो दूसरा फेज़ है जो कि चल रहा होता है, और ये सब बातें हो जाती हैं। उसके बाद वो बोलता है जाओ तुम सो जाओ। लेकिन जब वो फिर अगेन उठती है तो ध्यान बगैर किसी को बताए हुए आधी रात में ही अपने होम टाउन के लिए फिर से निकल जाता है, और सेंजी बस देखती रह जाती है। तो ये सब देखकर वो अपने विश लिस्ट में एक और चीज़ ऐड करती है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, और वो उसी बॉक्स एक मिल्क वाले बॉक्स में रखती है जो सियोन ने उसे दिया था। वो अपनी सियोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी वो कहना चाहती है, जैसे उसने कहा था जब सबसे पहली बार कि मुझे उससे प्यार है, तो पहला चीट उसने उसमें डाला था। तो ऐसी जितने भी रिलेटेड चीट्स होती हैं वो सब उसमें ही रखती है। इसके साथ ही वेंजी वो भी डिसाइड करती है कि मुझे अपने उस मतलब यूनिवर्सिटी में पूरा टॉप 10 के रैंक में आना है, ताकि मुझे वो कॉलेज मिल जाए जहाँ पर जो सियोन का होम टाउन है, मुझे उस कॉलेज में जाना है ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए और मैं उसके पास रहने लगूँ। तो इसका पहला ड्रीम भाई अपनी वेंजी का यही होता है कि यही मेरा ड्रीम है। जब उसने पूछा था कि तुम्हारा कोई ड्रीम है कि नहीं, तो वो बोलती है मेरा बस, अब ये बोलती है कि मेरा बस यही ड्रीम रह गया है कि मुझे उस कॉलेज में जाना है जो कि सियोन का होम टाउन है। उसके बाद वो प्रिपरेशन में लग जाती है। उसके बाद वो वहाँ के कॉलेज की फ़ोटोज़ दीवारों पे चिपका देती है और एक रास्ता बनाती है कि अपने घर से उस जगह के जो हमें स्टेप बाय स्टेप मुझे कैसे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लिटरली वो पूरी जी तोड़ मेहनत करने लगती है। कुर्सियों पे 8-8 घंटे तक बैठकर वो बस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही होती है। बस एक ही लक्ष्य था, मुझे वो कॉलेज चाहिए तो चाहिए ही। सो पढ़ाई करने के बाद वो जैसे ही नीचे आती है तभी वो देखती है कि उसका भाई कॉल पे किसी से बात कर रहा है, और कोई नहीं दुयान ही होता है। और वो बात कर रहा होता है कि ऐसा कि जैसे उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। तो बस ये सुनती है, अपने कानों से यकीन नहीं कर पाती। उसके बाद वो अपने भाई से फिर क्रॉस चेक करके पूछती है क्या उसे सच में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो बोलते हैं हाँ, वो ऐसी कुछ तो बातें तो कर ही रहा होता है, या ऐसे कर रहा था जैसे कि उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो ये तो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं था कि लिटरली उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर उसे पहले कोई गर्लफ्रेंड मिलती है तो वो उससे पहले पिक्चर्स भेजेगा और अपनी उसके बारे में बताएगा। तो और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि उससे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है तो अब उसका क्या होगा, उसके प्यार का क्या होगा। सो अब वो उसे और उसके बस प्रोमिसेस को याद करने लगती है, क्या सच में उससे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। सो अपनी सेंजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो इतनी बड़ी कदम उठा लेगी किसी ने कभी सोचा नहीं था। तो वो लिटरली जो कभी उस शहर से बाहर नहीं गई है, तो वो सीधे दुयान के शहर चली जाती है। वो भी मतलब एयरपोर्ट करके जो होता नहीं है भाई, इतनी आसानी से तो आदमी जा नहीं सकता है। तो उसके घर वाले सब लोग एकदम से लिटरली परेशान हो जाते हैं। वो फ़ोन नहीं उठा रही होती, किसी का क्या हो रहा है। तो फाइनली जब एट द एंड वो उसके भाई का फ़ोन उठाती है तो वो बताती है कि मैं इस शहर में आई हूँ। तो वो बोलने लगती है क्या तुम उस शहर में क्या करने आई हो, क्या तुम उससे मिलने के लिए आई हो। वो उससे सोचता है कि उसका जो ऑनलाइन वाला बॉयफ्रेंड था, ऑनलाइन चैटिंग वाला बॉयफ्रेंड था, वो उससे मिलने के लिए वहाँ पे आई है। तो बोलता है कि हे तुम टेंशन मत लो, मैं दुयान को बोल रहा हूँ, दुयान वहाँ पर तुम्हारे पास आएगा, तुम वहाँ एयरपोर्ट छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी, ये बहुत रिस्की है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो उसके बाद बोलती है कि ठीक है मैं यहीं पर हूँ, टेंशन मत लो। तो सेंजी का कॉल रखना ही था कि तभी वहाँ अचानक से दुयान आ जाता है, और दुयान को देखते ही देती है कि अचानक से उसके बगल में एक और लड़की भी उसे दिख जाती है। और उसे देखने के बाद वो दुयान को छोड़कर उस लड़की को ही देखते रहती है कि इसका मतलब ये सच है कि दुयान ने गर्लफ्रेंड बना ली है। कौन है ये लड़की, क्या ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। दुयान उसके पास आके वही बात बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, ऑनलाइन डेटिंग पर ध्यान मत देना। उसके बाद वो बोलने लगती है कि हाँ मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि अब मुझे वो कभी नहीं मिल सकता।
तो वो उसके बाद उसे केयर करता है और बोलता है कि तुम इतनी अभी यार छोटी हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे। सुजैन पूछने लगता है अच्छा वो लड़का कहाँ है, वो आया तुमसे मिलने के लिए। तो अपनी सेंजी बोलने लगती है कि वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आया और वो मुझसे प्यार भी नहीं करता है। तो अपना सियान बोलता है कि ठीक है, तो लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम उसके पास चले जाना, देन वो तुमसे प्यार करने लगेगा। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तक उसे कोई और गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। इतना बोलना ही था कि उसकी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अभी तो वो थोड़े ही होते हैं जब, लेकिन फिर से वो लड़की उसे टिश्यू देती है और वो देखती है कि भाई वो इसके साथ कितनी स्वीट है। देन उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। उसके बाद जैसे ही वो अपना चेहरा घुमाती है वो बहुत तेज़ से रोना स्टार्ट करती है और बस उसके बाद वो कोने में से छिप कर उन लोगों को देखने लगती है कि ये लोग सच में एक दूसरे के साथ कितने खुश है कि इसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, अब मेरा क्या होगा। और यहाँ सेंजी को देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सेंजी को मैंने पहली बार इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखा है और पहले प्यार का दर्द क्या होता है वो सेंजी को फील हो रहा था। उसके बाद सेंजी अपने आप को चुप कराती है कि अब रोने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। वो उसके बाद वो सियान के लिए एक गिफ्ट लेकर आई होती है, जो कि उसके लिए एक टाई होती है जो मैंने बोला था पहले, वो उसे देती है। साथ ही साथ वो सोचती है कि उसके जो भी गिफ्ट्स है मैं उसे वापस कर दूंगी। और जब वो लास्ट जाने लगती है तो उसने जो पप्पी उसे दिया था वो भी उसे वापस कर देती है। तो वो बोलता है ये तो मैंने ही दिया था ना। बोला हाँ इसे मैं वो तुम्हें वापस दे रही हूँ। बोला अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देना, अपने मम्मी पापा की बात मानना। और ये सब फिर से वो सारी बातें बोलने लगता है। तो वो बोलती है कि अब तुम्हें दोबारा ये सब चीज़ें मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अभी मुझसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो समझ नहीं पाता क्या बोलने से। बोली हाँ ठीक है बिल्कुल, तुम्हें ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी है, तुम्हारे पास अभी सब के लिए बहुत समय है। और सेंजी वहाँ से चली जाती है। सेंजी वापस जब अपने होम टाउन आती है तो एयरपोर्ट पे उसका भाई उसे लेने के लिए आया होता है। तो उसके देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। अभी उसका भाई उस पर गुस्सा ही करने वाला था कि वो रोने लगती है और इतना बुरी तरीके से रोती है क्योंकि सारे फ्लैशबैक उसके आंखों के सामने चल रहे होते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। और वो उससे अपने भाई को पहली बार ऐसे इतनी टाइट हक करती है कि उसके भाई को लगता है कि यार ये सच्चे ये लड़की किसी के प्यार में इतनी बुरी तरीके से पागल हो चुकी थी। तो उसके बाद बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती है, चलो मम्मी डैडी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे मैं हूँ ना। तो वापस से वो जैसे ही घर आती है तो वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और सेंजी का भाई अपने मम्मी पापा को बोलता है कि कुछ भी मत बोलना उससे, वो पहले से अपसेट है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अब से हमें उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या करती है, इसे अकेला नहीं छोड़ना है हमें। तो सेंजी जैसे अपने रूम में आती है तो वही ध्यान के सारी चीज़ें अपने आसपास ही पाती है। उसका कॉलेज, उसका पपी, उसका ये, उसका वो। लेकिन उसने वो डिसाइड करती है कि ये सब चीज़ें मैं फाड़ के फेंक दूंगी और सब की चीज़ें अलग कहीं करके रख दूंगी ताकि उसके मुझे ज़रा भी याद ना आए। और मुझे अब उस ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लिटरली अपने गोल पे फोकस करना है, खुद से उससे बस दूर रहना चाहे जो हो जाए। तो समय आगे बढ़ चुका होता है, सेंजी कन्फर्म अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती है और ऐसा लगता है कि अब वो फाइनली इस दियान को थोड़ा बहुत तो भूल ही चुकी है और वो काफ़ी खुश दिखाई देती है। उसके यहाँ नए नए दोस्त भी दिखाई देते हैं। और कहानी में एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम मिंक होता है और वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से होता है और यहाँ पर इन लोगों की मुलाकात होती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि मिंक को अपनी सेंजी में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसे देख के काफ़ी हैप्पी सा फील कर रहा होता है। सो उसकी जो फ्रेंड होती है अपनी सेंजी की, वो बोलती है कि अब मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं चाहती हूँ तुम सब मेरे बर्थडे पे ज़रूर आना। तो सभी लोग राजी हो जाते हैं कि चलो कुछ हैप्पी वाला समय अब बिताने का टाइम आ गया है। सो सेंजी और उसके फ्रेंड बर्थडे के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी सामने से हमें ध्यान नज़र आ रहा होता है। वो चल के आ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि मैच्योर हो गया है और बड़ा हो गया है पहले से भी ज़्यादा। लेकिन वो लोग एक दूसरे को देखते नहीं हैं और वहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। इतने देर में सेंजी बोलती है पार्टी से कि मैं थोड़ी बाहर जाके आती हूँ। तो बाहर जाती है तो वो अपने फ्रेंड का कोट जो है वो पहन लेती है और जैसे ही बाहर जाती है वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रही होती है कि तभी उसके जेब में से एक सिगरेट का डिब्बा जो है वो नीचे गिर जाता है। तो मतलब उसकी जो फ्रेंड के कोट था वो सिगरेट स्मोक करती थी। तो लिटरली वो सामने से ध्यान उस सीढ़ियों पे बैठा होता है और बोलता है सेंजी तुम सिगरेट भी पीने लगी। तो उसके बाद जब वो अचानक से देखती है ये तो ध्यान है और ध्यान यहाँ पर क्या कर रहा है और ये मुझे इस हालत में कैसे देख लिया। तो वो बोलती है कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे कपड़ों में से गिरा है ये। तो बोलता है नहीं ये मेरे फ्रेंड का कोट है, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। सो ध्यान बोलता है कि कॉलेज में आते तुमने बैड हैबिट शुरू कर दी, तुमने कुछ ड्रिंक भी किया है ना। तो बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत। सो पूछने लगता है कि अच्छा तुम्हारा कॉलेज में आ गई, तुम स्कूल खत्म हो गया तुमने, बट मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, मैंने न जाने कितने तुम्हें मैसेजेस किए हैं। तो बोलती मैं स्टडी करने में बिजी थी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं भी तो स्टडी कर रहा था, स्टडी तो कर ही रहा था, साथ ही साथ तुम्हें भी आके ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, हमसे मिलने भी आता था, तुम्हारे चैट्स का रिप्लाई भी करता था। तो बोलता नहीं मैं बस बिजी थी थोड़ा, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई और ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे घर जाना है। उसके बाद बोलती है कि ध्यान बोलता है तो फिर तुम घर किसके साथ जा रहे हो। तो बोला मेरे फ्रेंड मुझे छोड़ देंगे।
तो ध्यान बोलता है हाँ लिटरली तुम्हें तो मैं मुझसे बात करने के भी समय नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा बिजी जो हो गई हो, अब तुम वो संजी नहीं रह गई हो। तो वो मतलब संजी बोलते कि हाँ बिल्कुल, अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ जो तुम हमेशा मुझे समझते रह गए हो। तो उसके बाद बोलता है कि तुम कितने भी बड़ी हो जाओ तुम छोटी बच्ची ही रहोगे। तो संजी बोलते हैं कि हाँ 2 साल बीत चुके हैं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए बच्ची हूँ। तो बच्ची वाला सब बार बार सुन के वो इरिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो संजी पार्टी में वापस जाकर मेरे दोस्त को बोलती है कि मेरी मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलती है ठीक है लेकिन ध्यान से जाना। जैसे वो बाहर निकलती है तो ध्यान अभी भी वहाँ पे होता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें छोड़ने नहीं आ रहे हैं। तो बोलते हैं वो बिज़ी हैं, मैं अकेले चली जाऊँगी। तो बोलती है कि नहीं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो बोलते नहीं, मैं बोला ना मैं घर नहीं मतलब हॉस्टल में रूम में। तो बोलता नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं बोली नहीं मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। तो फिर वही सब बात, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो। लेकिन उसकी बात माननी पड़ती है, उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और वो जब जा रही होती है तो फिर रास्ते में वही सब बातें कि क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, किस बात से मुझसे गुस्सा हो ये तो बता दो कम से कम, और किसके पार्टी थी क्या यहाँ, वो सारी बातें वो करने लगता है। फिर बोलता है कि ध्यान से जैसे ही तुम जाना ये बताना। तो वो फिर से उसे किडो किडो मतलब बच्चा बच्चा बच्ची बच्ची बोल रहा होता है। तो अगेन वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बच्ची बोलना बंद करो, अब मैं ग्रो हो चुकी हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो वो बोलता है कि मैं कितनी बार बोलूँ, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ तुम अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी, मेरे लिए भी बच्ची ही रहोगी। तो वो बोलता है अपनी संजी बोलती है तो इसका मतलब तुम मेरे पापा बनने की कोशिश कर रहे हो है ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी उम्र की हूँ नहीं, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो। तो फिर वो उससे बातें करते हुए बोलता है कि तुम इस कॉलेज में इसीलिए आए हो ना क्योंकि इसी शहर में तुम्हारा ऑनलाइन चैटिंग वाला बॉयफ्रेंड रहता है, तुम उसी के लिए यहाँ पर आई हो। तो वो बोलती है कि नहीं मेरी उससे बात नहीं होती है, बहुत समय बीत चुका है, मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, बस मुझे ये कॉलेज अच्छा लगता था और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो संजी के पापा संजी को समझाते हैं कि तुम ध्यान के शहर में हो और ध्यान से मिली भी हो, वो तुम्हें घर भी छोड़ने आया है, उसने फिर पास में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो एटलीस्ट कम से कम उसे एक डिनर ट्रीट तो कर दो, क्योंकि उसने तुम्हें पढ़ाया लिखा है और न जाने क्या क्या तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट भी भेजता था। देन वो मान जाती है, बोलती है कि ठीक है। मैं दूसरी तरफ अभी ध्यान गेमिंग कंपनी में अपने बहुत ही अच्छे वाले पोस्ट पे था और ये लोग की गेम एक लॉन्च छोड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि अब ध्यान जो है सेटअप हो चुका है और वो काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे गेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। तो यहाँ पे वो लोग गेमिंग के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे वो और उसके टीममेट्स होते हैं और इंक्लूडिंग टीम लीडर भी होती है। सुशन जी ध्यान से बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक रही थी, तो उसे मैसेज करती है और वो मैसेज इस तरह करती है जैसे वो किसी बड़े को सम्मानित करके होते नहीं है कि क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे, आपने पास में मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप मैं आपके शहर में हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रिप्लाई करके बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है क्या। तो बोलता नहीं क्यों, तो तुम मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रही हो, तुम मुझे कभी भी आप के इतना नहीं बुलाती थी। तो वो बोलती है कि हाँ तुम मेरे पापा ने बोला है कि भाई बड़े लोगों को आप ही करके बोलना चाहिए, तो और तुम मुझसे काफ़ी बड़े हो। तो ये पहला प्रहार था हमारे संजी की तरफ से ध्यान के ऊपर। वो बहुत उसे बच्ची बच्ची बोलता है ना, इसलिए वो बोलता है तो आप बड़े हो इसलिए मैं आपसे ये बोल रही हूँ। तो बोलता है ठीक है नेक्स्ट वीक मैं फ्री हो जाऊँगा, लेकिन किस दिन फ्री होऊंगा मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। दिन उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट करके डिनर पे जाएंगे। अगले दिन मैगी आता है और सीधे अपनी संजी को बोलता है कि मेरे पास टिकट्स हैं फ्री मूवीज़ की, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या वो अकेले, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या हम नहीं आ सकते हैं। तो उसके बाद बोलता है हाँ क्यों नहीं, सब लोग मिलकर चलो संडे को 8 बजे देखने चलेंगे। तो संजी बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, उस दिन मेरे दूसरे के साथ अपॉइंटमेंट है तो मैं वो कर नहीं सकती हूँ। लेकिन तभी वो बोलती है तो वो लोग प्लीज़ सभी दोस्त मना करने उससे मनाते हैं कि प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, हम लोग के साथ बहुत ही मज़ा आएगा। तो संजी झूठ मूठ कर बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन उसे पता होता है कि वो उस दिन वो आ नहीं पाएगी। उसने उसे ध्यान को कह दिया है कि हम लोग डिनर पे जाएंगे। तो वो जो लड़की जो हमें दिखी थी पास में वो लड़की अभी भी ध्यान के पास ही है, वो उससे मैसेज कर रही होती है, उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ध्यान उससे ज़रा भी बात नहीं कर रहा होता है, थोड़ा भी उससे भाव नहीं दे रहा होता है और ऐसा वो जैसे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। और ध्यान बोलता है कि मैंने जितने तुम्हारे कुछ पैसे बाकी थे मैंने वो सब तुम्हारे चुका दिए हैं, तुम मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना या मेरे सामने नहीं आना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी, तो इसका पीछे पता नहीं क्या रीज़न है, क्या वो इससे प्यार करती है। तो ध्यान काम में अपना इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो अच्छे तरीके से खाना पीना भी नहीं खा रहा होता है। तो जब वो मीटिंग में बैठा हुआ होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके पेट में दर्द सा हो रहा है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करके रखा हुआ होता है। सो आज वो दिन था जब वो लोग मिलने वाले थे डिनर के लिए। तो संजू उस जगह पर फ़ोन करके ध्यान को फ़ोन करती है कि तुम कहाँ पे हो, मैं वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो वहाँ पे वो बोलता है कि तुम वहाँ पहुँच गई हो तो खाना खा के जाना, मैं वहाँ पे आ नहीं सकता, मेरी हल्की सी पेट का दर्द कर रहा है। तो वो सब वो लेकिन वो पूछने लगता है क्या ज़्यादा है क्या, बोलो नहीं मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वो जैसे बात करते करते वो एकदम सीरियस सा हो जाता है। तो बोलती है कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे ऑफिस कहाँ पे बताओ, मैं तुरंत वहाँ पे आती हूँ। तो अब ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है। तो जब वो वहाँ पे आती है तो ध्यान की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे टैक्सी लेके आती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो वो लेके बाहर आती है और यहाँ पर वो टैक्सी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन टैक्सी वहाँ मिल नहीं रही होती है। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ में होती है। तो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर इन लोगों की हल्की सी किस हो जाती है, ध्यान का मतलब लिप्स जो है उसके फोरहेड पे टच हो जाता है और
और ये उसकी तो पहले ही किस्त थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दोनों शांत हो जाते हैं और ध्यान बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो संजय बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, मेरा भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सोचा वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलता है कि इसका इलाज करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ये बहुत देर हो चुका है। तो वहाँ पर ध्यान बोलता है कि हाँ आप सर्जरी कर सकते हो। तो सर्जरी के दौरान जब वो लेके जा रहे होते हैं उसे, तो वो बोलती है, उसे बोलता है कि बहुत लेट हो चुका है, तुम अब घर चली जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रुकूँगी, छोटा सा सर्जरी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पर तुम्हारा बाहर इंतजार करूँगी। सो अब फाइनली वो वहाँ पे उसे अंदर लेके चले जाते हैं और वो उसके बारे में सोचने लगती है और नेट पे सर्च मारने लगती है कि आखिर इसे हुआ क्या है और इसका इलाज क्या है और इसे क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। बोलता है इतने टाइम हो गया है, तुम अभी तक अपने रूम में क्यों नहीं गई हो। तो बताते हैं आपको मेरे भाई का जो एक दोस्त था ध्यान, क्या वो आपको याद है। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो वो बताती है कि हम लोग आप डिनर के लिए आए हुए थे और अचानक से उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पेट में दर्द होने शुरू हो गया, तो हम उसे हॉस्पिटल लेके आए तो उसकी सर्जरी होनी क्यों है। तो उसकी माँ बोलती है शिट, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, अभी कुछ महीने पहले ही तो उसकी माँ का डेथ हुआ था। तो वो बोलने लगती है कि क्या बात कर रहे हो। अब तो वो पास में चली जाती है और बातें बताने लगती है कि ध्यान अभी तो भाई वो लिटरली 18 साल का ही हुआ था, उसके ऊपर न जाने कितनी बड़ी पहाड़ टूट गया था, उसकी माँ का डेथ हो गया था और वो न जाने कितने बड़े कर्जे में थे। तो हम लोगों ने जो उसे कुछ पैसे दिए थे वो पैसे वापस करने के लिए आया हुआ था। हम लोग के बहुत मना करने के बाद भी उसने वो पैसे वापस कर दिए और इतना ही नहीं, बाकी के पैसे भी वो बोलता है कि मैं जल्दी ही वापस कर दूँगा और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद वो उसे झुक के बोरो करता है। तो लिटरली यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होता है कि ध्यान के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है। वो तो 6 मंथ से वो न जाने क्या क्या फेस कर रहा होता है। तो उसका जो दोस्त होता है मतलब संजी का भाई, तो बोलता है कि यार तुम बहुत फॉर्मल हो रहे हो, ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि बाकी पैसे मैं आपको जल्दी दे दूँगा और उसने लिटरली 6 महीने के अंदर ही अपने बाकी पैसे भी चुका दिए हैं। तो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो उसकी माँ बोलती है कि अब उसके पास ही रहना, उसके साथ ही रहना, क्योंकि अभी उसका उस शहर में और कोई है नहीं। तो ये सब सुन के वो एकदम से उदास हो जाती है कि ये बंदा भी क्या क्या फेस कर रहा है और सुबह जब से मैंने इससे देखा है तब से ये न जाने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस कर रहा है। सो सर्जरी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद ध्यान बोलता है कि यार तुम अभी भी यहीं पर हो, तुम्हें जाना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम क्या मुझे छोड़ के जाते, तुम ही तो मुझे छोड़ के नहीं जाते। तो उसके बाद वो नीचे चले जाती है, कुछ खाने के लिए लेकर आती है और यहाँ पर उनका दोस्त फ़ोन करता है, बोलता है कि यार मैंने सुना तुम्हारा सर्जरी हुआ है, कैसा लग रहा है तुम्हें। तो वो बोलता है कि क्या तुम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि तुम भी अपना सर्जरी करवा ही लो। तो बोलता है मैं वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ध्यान सोचता है कि मैं उससे कुछ बताऊँ। बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बोल सकता हूँ। बोलता है कब से तू इतना फॉर्मल हो गया, बोलना क्या बोलना चाहता है। उसको बोलता है छोड़ रहने दे। तो बोलता है अरे यार बोलेगा, तू लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसके बाद वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद संजीव वहाँ पहुँचती है और वो उसके लिए अपने लिए ब्रेड लेकर आती है। तो वो बोलता है कि तुम सारा दिन भूखी रही हो, तुम क्या ये ब्रेड खा के तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो बोलती है हाँ मेरा ब्रेड खा के पेट भर जाएगा। उसके बाद वो ब्रेड खाने लगती है तो उसके दोनों गाल एकदम फूल जाते हैं दोनों तरफ। और एक फिश होती है जिसके दोनों गाल फूले हुए रहते हैं और लिटरली वो बहुत क्यूट लग रही होती है। तो वो देख के उससे हंस रहा होता है। तो उसे लगता है उसके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि क्या मेरा चेहरा तो ठीक है ना। लिटरली वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद वो ध्यान को बोलती है कि तुम तो अपने आप को साफ़ नहीं कर सकते हो, नहाना तो दूर की बात है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद ध्यान अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके चेहरे को साफ़ करने लगती है। और लिटरली वो उसके चेहरे को साफ़ कर ही रही होती है कि वो अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और दोनों की आंखें एकदम से मिल जाती हैं। और थोड़ी देर के लिए तो उन लोग का आई कॉन्टैक्ट होता है। तो सेंजी एकदम से शर्मा जाती है कि ये लिटरली इस बंदे ने अपनी आंखें क्यों खोल दी। उसके ऊपर से सियान पूछ लेता कि हो गया ये सब। तो उसके बाद हाँ हो गया। और वो जल्दी से वॉशरूम में भागती है और अपने आप को बोलती है कि कैसा ये लड़का है, एक बार वार्निंग तक नहीं दिया इसने आंखें खोलने से पहले, कैसे इसने अचानक से मेरे सामने आके अपनी आंखें खोल दिया। मतलब वो एकदम से ब्लश कर रही होती है कि एकदम रिलेटली वो एक वार्निंग तो देना चाहिए, इतनी क्यूट सी आंखें मेरी आंखों से मिलेंगी तो मैं कैसे आपको कंट्रोल कर पाऊँगी, पागल कहीं का। तो अगले दिन जब सेजी जा रही होती है तो ध्यान बोलता है कि अगर तुम्हें जा रही है तो वापस आते वक्त बस मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे रूम से जाके मेरे को सामान है, लैपटॉप पेपर ये सब लेके आओ, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो वो बोलते कि ठीक है मैं वापस आते समय लेकर आऊँगी। तो कॉलेज में पहुँचते ही वहाँ पे उसकी मुलाकात मिंग से हो जाती है। मिंग उसके पास आते ही पूछता है कि आखिर तुम उस दिन हमारे साथ आई क्यों नहीं, हम मूवीज़ के लिए गए थे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो वो बोलने लगती है कि मेरे कोई रिलेटिव है जो है उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। तो पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो बोलते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, हम लोग किसी दिन दूसरा दिन पक्का जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो बोलता है ठीक है भाई। तो संजी अब उसके रूम में जाके देखती है और सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि उसके अंडर गारमेंट्स ये सभी शर्माते हुए सारी चीज़ें एक बड़ा सा बैग लेके वापस आने लगती है। और उस रूम में वो अपनी फ़ोटोज़ देखती है, अपने भाई की फ़ोटोज़ उसके साथ देखती है और थोड़ा सा उसे याद लगता है कि वो अभी भी मेरी ऐसा केयर करता है या फिर मुझे याद तो करता ही था जब भी, क्योंकि उसके रूम में हमारी तस्वीरें थी।
और इस तरफ सेंजी उसके सारे सामान लेकर जा रही होती है। तभी वो दूसरी वाली जो लड़की होती है, पता नहीं ये कौन है भाई, वो उसके रूम में वहाँ पर घुसती है और दरवाज़ा खटखटाती है, बहुत जोर जोर से ठोकती है, बोलती है कि सियान कहाँ पे हो तुम, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो तो वहाँ पे था नहीं, तो वो लिटरली वहाँ रोने लगती है। सो इनकी क्या स्टोरी है ये तो मुझे जानना ही है। तो सेंजी सब सामान लेकर जब वापस आती है तो वहाँ एक और पेशेंट होते हैं जो कि एक अंकल होते हैं। उन्हें कान से कुछ कम सुनाई देता है। तो वो उससे पूछने लगते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी कितनी ध्यान दे रही है। तो बोलती है कि नहीं नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। ऐसा सियान उसे बताता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। क्या ये तुम्हारी वाइफ बन चुकी है, बहुत अच्छा तुम लोग की जोड़ी बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं अरे ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन वो तो सुन नहीं पाते हैं। तो और भी मजाक उससे मजे लेते हुए कहता है कि अभी इसको दूध के दांत नहीं टूटे हैं, तो छोटी बच्ची है। तो छोटी बच्ची वाली चीज़ जो है ना, वो अपनी सेंजी को बहुत खटकती है कि जब भी वो उसे ये बोल रहा होता है कि वो हमेशा कोशिश करती है कि वो ऐसा प्रिटेंड करे, ऐसा दिखाए कि वो बड़ी हो चुकी है और तुम्हारे लेवल की आ चुकी है और वो तुमसे कम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी उसे वही 13 साल की बच्ची की तरह, 16 साल की बच्ची की तरह ट्रीट ही कर रहे हो। तो अगले दिन जब सियान डिस्चार्ज हो जाता है तो सेंजी बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी भी रहती है। तो वो पूछा था क्या बात है, किस तो तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाया करते, ये हॉस्पिटल में सब क्या हो रहा था। तो बोला अरे वो उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो बस बोर हो रहा था इसलिए सब कर रहा। हाँ तो तुम्हें बोर होने के लिए बस मेरा मजाक उड़ाना बचा हुआ था। तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो तुम मेरा मजाक उड़ा के तुम अपना इंटरटेनमेंट कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम समझे कि नहीं। तो हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम अभी बच्ची नहीं हो। तो जब वो उसे उसके रूम में छोड़ने आती है तो सारी चीज़ें याद करती है, उसके किस्से से लेकर वो हॉस्पिटल में की हुई बातें, और वो अभी भी सोचती है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इसके लिए अभी भी बच्ची ही हूँ, मैं अभी तक ब्रदर सिस्टर के रिलेशन से ऊपर ही नहीं आ पाई हूँ। और ये चीज़ सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और सियान को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अगर वो अपसेट होती है तो इसे भी फ़र्क पड़ता है। तो अपने कॉलेग से पूछती है कि यार मतलब टीम लीडर से पूछती है कि मैंने ऐसा कह दिया था। तो वो गुस्सा हो गई। तो वो बोलती है कि तुम हमेशा उसको वैसा मजाक क्यों उड़ाते हो, हमेशा टीनेजर नहीं रह गई है, वो अपने आप को तुम्हारे सामने बड़ा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है, तुम उसे बार बार बच्ची बुलाओगी तो ऐसा ही होगा ना। तो सेंजी अपने वादा पूरा करते हुए मिंग को मूवी के लिए लेकर आई हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसके इंटेंशन कुछ अलग ही होता है मिंग का, लेकिन वो उसे कुछ बता नहीं पाता है, उसे कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो आप जिससे भी प्यार करते हो, अगर उसकी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको आसपास दिखती है तो हमेशा आपको उसी की याद आती है। तो उस टेडी बेयर को देखकर सियान को ही याद उसकी आ रही थी और सारी मेमोरीज उसके आसपास घूम रही होती है। तो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे निकाल लूँ, क्योंकि इसने तो उसने एयरपोर्ट पे इसे वापस कर दिया था, तो वो निकालने की कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरफ वो भी आ जाता है और सोचता है कि इससे पहले ये निकाले, मैं इसे निकाल के ये चीज़ें दे देता हूँ और इसे ये खुश हो जाएगी। तो वो निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी सेंजी उससे पहले ही निकाल लेती है, मतलब दोनों ने एक साथ निकाल लेते हैं। और जैसे वो उसे देने जाता है तो सेंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने वो निकाल लिया था। तो यहाँ पर उसकी इंटेंशन एकदम क्लियर हो जाती है कि वो सेंजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, बट सेंजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सो देखते देखते न्यू ईयर आ चुका होता है। सेंजी के उसके रूममेट्स बोलते हैं चलो हम लोग के साथ डिनर पे चलते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देती है, बोलती नहीं मेरा मूड नहीं है। तो वो रूम में बैठी होती है, तभी अपना सियान का मैसेज आता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वो बोलती है कि मैं बस बेड के अंदर बस कुछ नूडल्स खा रही हूँ। तो बोलता है न्यू ईयर का समय है तुम नूडल्स खा रही हो, तो चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो सेंजी और दियान बातें करते हुए डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे आके जो वाटर होता है, वाइन होता है कि वाटर होता है, जो भी ड्रिंक करने वाला, वो सीधे ध्यान के मुंह पे मार देती है। वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो किसी और के साथ डिनर पे आया हुआ है और मैं उसे कितना कॉल कर रही हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे भाव तक नहीं दे रहा। तो उसके बाद बोलते तुम इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो इस लड़की की वजह से। कौन है ये लड़की बताओ मुझे। इतना वो मतलब करना ही था। तो अब वो सेंजी तुम्हें लगता है कि वो देखते ही रह जाएगी ध्यान के ऊपर ऐसा करते। उसके बाद वो लिटरली वो पानी को वापस से उसके मुंह पे मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्यान के ऊपर ये करने की, तुम आखिर हो कौन। उसके बाद बोलता तुम हो कौन। तो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हो कौन, लेकिन मेरे सामने अगर इसके साथ कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो आते हैं वो सब उसे पकड़ के उसे बाहर लेके जाते हैं। और यहाँ पर सेंजी थोड़ी सी डर जाती है कि ये अचानक से इसके साथ क्या हो गया, कि कोई भी इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद सेंजी सियोन को बाहर लेकर आती है और जल्दी से उसे कोट पहनाती है और उसके मुंह पे लगा हुआ पानी सारा पोंछती है और एक उसे मफलर पहना देती है। और ऐसा वो सब कर रही होती है और सियान बस देखे ही जा रहा था कि ये लड़की मेरी कितनी केयर करती है। वो भी थोड़ी सी डरी हुई होती है। उसके बाद वो पूछती है कि वो लड़की है कौन, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की। तो सियान बोलता है कि वो लड़की जो है वो मेरे पापा उसे जानते थे और जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा है और वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब बात बोल रही थी कि क्या वो तुम्हें हमेशा इसे परेशान करती है। तो बोलती नहीं वो ऐसा नहीं है। वो बोलती है कि मैंने एक बार उसे तुम्हारे रूम में जाते हुए देखा था जब मैं तुम्हारे सामान लेने गई थी,
तो वो बोलता है कि छोड़ो उसकी बातों को। तभी वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है और जो कि बहुत समय बाद यहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो अपनी सेंजी जो होती है वो तुरंत विश मांगने लगती है और विश में वो आपको पता ही हो वो क्या मांगेगी। वो बस दुयान के लिए प्रे करती है कि वो हमेशा खुश रहे और हमेशा ठीक रहे। इसके अपोजिट जब दुयान भी बोलता है कि वो दुयान से पूछती है कि तुम भी कुछ क्यों नहीं मांग लेते, तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ हो इतने समय बाद और यहाँ स्नोफॉल हो रही है, इससे अच्छा क्या होगा मेरे लिए, मेरे तो बगैर मांगे ही दुआ पूरी हो गई है। तो उसके बाद वो बोलती है तभी दुआ करो। तो वो दुआ करता है और दुआ में वो भी सेंजी के लिए ही दुआ मांगता है कि ये भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते और खुश रहे। दूसरी तरफ सेंजी की जो ये फ्रेंड होती है वो भी मिंक को देखकर अपने प्रे करती है कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड हो जाता, क्योंकि वो भी उसे पसंद कर रही है। और मिंक भी अपने यहाँ वो प्रे करता है कि वो सेंजी जिसे प्यार पसंद करती है वो उसे मिल जाए, या फिर वो जिसे पसंद करता है, क्योंकि वो भी तो सेंजी को ही पसंद करता था। तो सब एक दूसरे को ही मांग रहे होते हैं। सो इन सब चीज़ों के बाद दुयान जब घर वापस आता है तो वो लड़की अभी भी वो गेट पे उसका इंतज़ार कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो इस तरह के। लेकिन वो उसकी बात ज़रा भी नहीं सुनता है, उसे धक्के दे के वो फिर से अंदर चल जाता है और वो रोती रह जाती है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया था तो क्यों ऐसा तुम कर रहे हो बताओ। और ये बात सच में थी कि जो असल में उसके जो सियान के पापा जो थे उन्होंने किसी वजह से, वो आगे पता चलेगा, इस लड़की के पिता की उस पे मर्डर का हत्या, मतलब कि इसके पिता ने, सियान के पिता ने उसके पापा को मारा था, मार डाला है, उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो वो उसकी माँ जो आती है वो घुटने के बल आती है और बोलती है कि आपके फैमिली पे जितना भी उधार है मैं अपने घर द्वार सब बेच कर आपको चुका दूंगी और साथ ही साथ हमारा फैमिली आपके हमेशा कर्जदार रहेगा और आपको कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर चीज़ में हम आपका साथ देंगे, इस तरह के। लेकिन उस समय वो लोग उसे भगा देते हैं, उसके सियोन को, उसकी माँ को, क्योंकि उसके पिता ने उसके फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था। सियान वही सब बातें याद कर रहा होता है। स्कूल के डेज़ में भी वो लड़की के पास जाके माफ़ी मांगता है इन सब चीज़ों का कि हाँ मेरे पिता इसकी जिम्मेदार है। और स्कूल में भी यही सब बात चलती है कि उस लड़की के पिता को इसके पिता ने मारा है, ये तो हत्यारे का बेटा है। तो ये सब फेज से उसे ये सब गुजरना पड़ रहा होता है। तभी उसके सेंजी की बात आती है कि ये सब तुम्हारे पापा का किया धरा है, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम स्ट्रेस मत लो। सियोन अपनी माँ की तस्वीर को देख के बोल रहा होता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका ये वादा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट डे मिक जो होता है अपने बर्थडे पे सभी को इनवाइट करता है, इंक्लूडिंग साउजिंग को भी। तो साउजिंग वहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। सो मिक तो उधर देखकर सिर्फ साउजिंग के लिए गाना गा रहा था, लेकिन वो उसका ध्यान सिर्फ सियोन पर होता है, उसके मैसेजेस पर होता है। तो उसके बाद जब सियोन का फ़ोन आता है तो उससे फ़ोन पर बात करने लगती है। वो पूछता है कि इतनी शोर कहाँ हो रही है, कहाँ पर हो तुम? तो बोलती है मैं एक पार्टी में बाहर में आई हुई हूँ। तो उसे पता चल जाता है क्या तुमने ड्रिंक किया? तो हाँ बस थोड़ा सा ड्रिंक किया है। तो बोलता है कि कहाँ पर हो तुम, जल्दी बताओ, मैं वहाँ पर आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। सियोन के वहाँ पे आते ही मिंक साइड हो जाता है, बोलता है उसके बड़ा भाई आ गया है, भाई तुम मुझे उससे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद वो उससे बोलता है कि क्या तुम अब मेरे साथ चलोगी? तो वो हंसी खुशी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। देन उसके बाद वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है तो वो बोलती है कि मुझे उल्टी आ रही है, पर मुझे उल्टी हो नहीं रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। सो उसे भी मना करने लगती है, बोलती नहीं तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, मैं डॉक्टर ने बोला है 3 महीने तक कुछ भी भारी वजन मत उठाना। सो बोलता है कि ऑलरेडी 3 मंथ पार हो चुके हैं। सो सेंजी ड्रिंक कही होती है, उसके बाद वो अपनी मन की बातें बोलना स्टार्ट कर देती है कि तुम मुझे हमेशा बच्चे की तरह मत ट्रीट किया करो। तुम मैं जब छोटी सी तुम कहते थे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, और अब मैं बड़ी हो गई तो अब तुम अभी भी मुझे बच्ची बोल रहे हो, ये बात ठीक नहीं है, ये मुझे बात बहुत हर्ट करती है। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलूँगा, ठीक है, तुम ठीक हो ना? तो उसके बाद वो फिर से उसे बोलता है कि अच्छा आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो वो बोलती है कि सच्ची पक्का? उसके बाद वो जैसे बैठने जाती है वो फिर वो नीचे बैठ जाती है, बोलती नहीं मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरा वज़न तो ज़्यादा हो रहा है पर आगे से मेरा एकदम ही फ्लैट है। और ये सब बातें सुनकर वो हंसने लगता है। देखा तुम भी हंस रहे हो मेरे ऊपर, अच्छा मैं नहीं हंसूँगा, आओ चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। सो उसके बाद वो उसे जैसे तैसे मना लेता है, अपने कंधे पे लेके उसे जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मेरा एक सीक्रेट है। वो बोलती है मेरा एक सीक्रेट है, क्या मैं तुम्हें बता सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ ज़रूर बताओ। तो उसके बाद वो बोलती है कि किसी को है, मैं वो उससे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो पूछता है कि फिर कौन है, वो उसका नाम बताओ। तो बोलता है नहीं मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है
सच में क्या वो इतना अच्छा है? हाँ, बट दिक्कत की बात ये है कि वो सबके साथ इतना ही अच्छा है और वो रोने स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो सभी के साथ इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो मुझे भी उसी में ट्रीट करता है, मुझे कोई स्पेशल ट्रीट नहीं करता है और वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें बातें वो उसे बता रही थी और बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तो अपने सियोन को लगता है यार लिटरली वो किसी को बहुत ज़्यादा चाहती है और उसके दुख में उसकी भी मतलब भाई कि ये कितनी ज़्यादा दुखी है। पर उसे ज़रा भी आइडिया नहीं हो रहा था कि वो उसी की बात कर रही है। और उसके बाद वो उसे कार में लेके जाता है और सुला देता है, तो मतलब वो एकदम से अब नींद में हो जाती है। उसके बाद वो पता नहीं कैसे सियोन को में ऐसा लग रहा था क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो वो भी बोलता है कि मैं कुछ ऐसा बनूंगा कि वो जो सिर्फ तुम्हारा ही केयर करे, मैं दूसरों की केयर नहीं करूँगा और मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करूँगा। इस तरह करके वो उससे बातें कर रहा होता है, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रही होती है। तो अगली मॉर्निंग सेंजी को जैसे ही होश आता है उसके बाद वो पिछली बातें को याद करने लगती है और उसे कुछ याद आ रहा होता है, पूरी बात उसे याद नहीं आ रही होती है। जैसे वो उठती है उसके चारों फ्रेंड और उसके फ्रेंड्स उसे घेरे हुए रहते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो तुम्हें यहाँ पे लेके आया। तो वो उल्टा पूछने लगती है कि क्या वो गुस्से में था या फिर क्या कर रहा था, वो बताओ मुझे। तो वो बोलता है नहीं, वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो वो सोचती है कि इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं बताया, अपना राज ही रखने दिया है। तो अगले दिन वो जब सियोन से फिर से मिलने जाती है तभी वहाँ पर विंक आ जाता है और विंक आके वो बोलता है कि क्या तुम्हें रात वाली बात याद है। तो लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं होता है। तो वो बोलती है क्या बात बताओ मुझे। तो उसके बाद वो बोलता है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और कल जो मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा था वो मैंने खुद ही तुम्हारे लिए लिखा था। सो क्या तुम मेरे लिए गाना गाए थे? क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं होता है। उसके बाद उसे डायरेक्टली प्रपोज कर देता है, बोलता है कि मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई हैव अ क्रश ऑन यू। लेकिन वो उससे बचपन की बात याद करती ध्यान पर कि किसी को भी ऐसे मना मत किया कर, उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, बट मेरे दिल में कोई और ही है। तो मिंग बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग दोस्त तो रह ही सकते हैं। और ये सब बातें वो वहीं पर बैठ कर सुन रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बात करो। तो आई थिंक सियान यहाँ पर थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। फिर वो पूछता है कि तुम रात में जिसकी बात कर रहे थे क्या ये वही लड़का है? तो वो बोलता क्या, अरे बाप रे, मैंने इसे लगता है कुछ तो बताया है। तो उसके बाद वो उससे बात निकलवाना चाहती है कि आखिर मैंने तुमसे क्या क्या बताया, लेकिन वो कुछ भी उसे डायरेक्ट नहीं बताता है। उसके बाद बोलती नहीं ये वो नहीं है, वो कोई और ही है और अब हम वैसे भी मैं मुझे पसंद नहीं करती जिससे मैं पसंद किया करती थी। ये सब चीज़ें वो उससे बोल रही होती है। लेकिन अपने सियान लिटरली वो सियान से कुछ उगलवाना चाहती थी और सियान उससे कुछ उगलवाना चाहता है कि भाई सच्चाई क्या है बता दो मुझे। तो अगले दिन सेंजी का बर्थडे होता है, लेकिन अब यहाँ पर रियान जो होता है थोड़ा सा बदला सा लगता है। वो अब सेंजी को अब ब्रदर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा होता है और अपने फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड्स को जब वो मिलाता है सेंजी को बोलता है कि सब पूछते हैं कि ये कौन है तुम्हारी बताओ, तो वो सीधे उसे फ्रेंड बताता है। तो लेकिन जो सेंजी याद करती है कि पहले तो जब ये मुझसे मिला करता था या किसी को मिलाया करता था मुझसे, तो बताता था ये मेरी बहन है, छोटी बहन है, लेकिन आज ये फ्रेंडशिप पर आ गया है, इसका क्या मतलब है। सो आज वो बर्थडे था तो वो सारा दिन उसी के साथ घूम रहा था, मूवीज़ के लिए गया था, शॉपिंग्स पे जाते हैं। उसके बाद वो खुद अपने हाथों से उसके लिए केक बनाता है और भाई एक ऐसा बम फूटने वाला था जो कभी सेंजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद वो पूछने लगता है कि मतलब तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो वो उसके बाद वो डिफ़ाइन करने लगती है और वो उसी के बारे में ही डिफ़ाइन कर दी होती है कि मुझे स्वीट सा लड़का चाहिए, केयरिंग लड़का चाहिए जो सिर्फ मेरी केयर करता हो और उसकी हाइट कम से कम मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब वो उसी की हाइट को लेकर ये सब चीज़ें बता रही थी। और वो काफ़ी ज़्यादा, सबसे बड़ी बात, हैंडसम होना चाहिए। तो वो पूछता है कि कोई तुम्हें ऐसे लड़का मिला? तो बोलता नहीं, मैं बस सर्च कर रही हूँ। तो बोलता है कि क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा नहीं? जो तुमने रिक्वायरमेंट बोली है वो सारी रिक्वायरमेंट्स मुझ में है। तो यहाँ पर वो सेंजी सोचने लगी कि ये क्या कर रहा है, ये क्या मुझसे बुलवाना चाहता है कि मैं इसे लाइक करती हूँ? नहीं, मैं पक्का इसे एडमिट नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर वो क्लियरली यहाँ पर वो अब सेंजी को सियान ही बोल देता है भाई कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस रूप में देखो। तो क्या, मैं समझी नहीं। तो जब सब चीज़ें हैं मुझ में हैं जैसे तुम्हें चाहिए तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और ऐसा बोलना ही था। उसके बाद सेंजी लिटरली भाई वो समझ नहीं पाती है कि जिस चीज़ को मैं इतने समय से करना चाह रही हूँ, ढूंढना चाह रही हूँ, जिसे पाना चाह रही हूँ, लिटरली सामने से मुझे ऐसा बोल रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। तो यहाँ सेंजी से पूछने लगती है तुम तो कहते थे मैं बहुत यंग हूँ, मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ, तुम मुझे किलो बुलाते थे, इसका क्या मतलब है? सो बोलता है कि वो बस एक निकनेम था, मैं तुम्हें बस ऐसे प्यार से बुलाया करता था। और सबसे बड़ी बात, तुम भी तो मुझे अपने ब्रदर बुलाया करती थी हमेशा। तो बोलती मैं तुम्हें ब्रदर बुलाया करती थी क्योंकि मैं तुम्हें ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी और ब्रदर ही मानती थी। ओ हाँ, वो तो जब तुम छोटी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर वो सोच, मतलब भाई और कोई उसकी जगह पर होता है तो तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बोलती है नहीं, मेरे दिल में ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं है। लेकिन उसके चेहरे जो लाल हो गए थे उसकी तो बात ही अलग हो रही थी। तो वो उसे बोलता अच्छा ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, मैं फिर से ट्राई करता रहूँगा तुम्हारे ऊपर जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती हो।
तो वो यहाँ पर वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। चलो फाइनली ये यहाँ पर सीरियस तो लग रहा है। सो उसके बाद वो उसे क्रॉस चेक करते हुए बोलती है कि अच्छा तुमने मुझे प्रपोज़ किया नहीं है, तुमने बस पूछा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो है कि नहीं। तो बोलता है इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं प्रपोज़ करूँ तभी तुम हाँ बोलोगी। हाँ मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस बता रही हूँ। सो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करूँ। सो रूम पे आने के बाद वो उसका गिफ्ट जब देखती है तो उसने उसमें एक कैमरा दिया होता है, लेकिन उसे सियोन को ये नहीं पता होता है कि वो कैमरा जब वो पैक कर रहा था उसी पे कैमरा पैक करते हुए उसकी एक फ़ोटो खिंचा गई थी जो कि थोड़ी सी उसके क्लीवेज दिख रहे होते हैं। तो वो बस वो देखती है और वो फ़ोटो खींच के उसके पास भेजती है। तो वो जब वो सियोन देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है ये बाप ये क्या गलती कर दिया मैंने। तो उसके बाद वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा गिफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पर ये थोड़ा सा धुंधला है। तो सियोन बोलता है हाँ अगर तुम मुझे हाँ कर दोगे ना अभी इसी वक्त तो मैं तुम्हें इसी फ़ोटो का मतलब 4K वर्जन में तुम्हें भेजूँगा, अल्ट्रा भेजूँगा कि जिससे तुम इसे बहुत अच्छे तरीके से देख पाओ। तो वो बोलती है नहीं इस जैसे तुम्हारी मर्जी भाई, बट मैं कुछ नहीं बोलने वाली। तो दूसरी तरफ संजय का भाई उसे वार्निंग देता है कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना। तो संजय बोलती है तो आम सी बात है ना, यूनिवर्सिटी में सब तो रिलेशनशिप में आते हैं। तो बोले तुम पागल हो, तुम एक बार पहले ये सब चीज़ों में फंस चुकी हो और तुम देखी हो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई। तो दोबारा ये सब चीज़ें करने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, समझी कि नहीं। तो वो बोलती है कि हाँ देखना लेकिन मुझे कोई पसंद आ गया है लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो कौन है वो बताओ मुझे। तो वो बताती है कि है मुझसे थोड़ा सा बड़ा है। तो बोलता है कि तुम पागल, तुम अपनी हरकतें करना छोड़ोगी नहीं, चुपचाप से पढ़ाई में ध्यान दो। तो अगले दिन सुबह सियोन उससे पूछता है कि क्या हम लोग मिल सकते हैं खाने के लिए। तो उसकी फ्रेंड्स जो होती हैं जो डेटिंग कर रही होती है उसे एडवाइस देती है कि बॉयज़ को इतना ज़्यादा छूट मत दो, उसे लेट रिप्लाई करो और सबसे बड़ी बात है वो जो भी बोले उसका अपोजिट बोलो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ। तो सियोन फिर पूछता है कि क्या तुम उसके अगले दिन फ्री हो। तो बोलती है कि नहीं मैं शायद उसके अगले दिन भी फ्री नहीं हूँ। तो ऐसा बोल के वो रख देती है। तो सियोन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो अपनी टीम लीडर से पूछने लगता है क्या वो ऐसा बोलना चाह रही है, इसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ सेंजी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बोलती मैं उसको कॉल करने जा रही हूँ, मैं हाँ बोलने जा रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ऐसा करोगी तो तुम कभी भी उसको जान नहीं पाओगे अच्छे तरीके से, समझी कि नहीं। तो क्योंकि वो तो पहली बार प्यार में थी और उसका प्यार तो एक्सेप्ट हो चुका था भाई, तो वो अपने आप पे काबू नहीं कर पा रही थी। सियोन सामने से डिनर के लिए पूछ रहा है और वो ना पे ना किए जा रही है। तो अगले कुछ दिन सियोन का कोई भी मैसेज सेंजी के पास नहीं आता है तो वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि आखिर क्या हुआ है। तो आपको पता है सियान के कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वो अपने पापा को देखने गया होता है जो कि कोमा में होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में न जाने कितने खर्चा होते हैं। और वो अपने पास्ट को याद करता है जब उसके पापा ड्रंक करके आए हुए थे, वो घबराए हुए थे रूम में। तो वो अचानक से वो बताते हैं कि मेरे थ्रू किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं ड्रिंक करके आया हुआ था, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सियान बताता है कि जुर्म को छुपाने की कोशिश मत करो, किसी भी हाल में पकड़ा जाएगा, हो सकता है वो आदमी अभी जिंदा हो, हम उसे बचा सकते हैं। लेकिन उसके पापा उससे मना करते हैं, बोलते हैं पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं, हो सकता है वो बच जाए, ऐसे करके। लेकिन सियोन यहाँ पर जाके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिता रोकते हैं, बोलते हैं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तो यहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो इन सब चीज़ों के बीच में उसके पापा जो हैं वो भाई लिटरली मतलब स्टोरी के आगे उसके जिसने उसका एक्सीडेंट किया होता है वो मर चुका होता है और वो वही लड़की होती है, उसके ही पिता वो होते हैं और सियान के पापा इधर कोमा में चले गए होते हैं। सो इन सब चीज़ों को लेकर सियान की फैमिली बहुत ज़्यादा कर्जे में हो गई थी, ऊपर से उसकी माँ की भी कंडीशंस ठीक नहीं चल रही थी और इन सब का के ऊपर सारा बोझ जो होता है वो सियान का ही आ जाता है और सियान को ही उनकी देखरेख करनी होती है। सो वो हमेशा परेशान ही रहता है और इन सब चीज़ों के बाद भी सेंजी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगले दिन ही वो उसके क्लास मतलब जो कॉलेज में पहली सेमेस्टर वो वहाँ पे उसके पास पहुँच जाता है और वो एकदम से शॉक हो जाती है कि अचानक से ही यहाँ पे कैसे आ गया। तो वो बोलता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, मैं तो वैसे इसी क्लास के लिए आया था। तो वो बोलती है कि हाँ तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़े तो कम से कम 2 साल हो गए हैं और अचानक से आज तुम्हें क्लास याद आ गया ना, ये सच में कोइंसिडेंस से हो सकता है। उसके बाद वो लोग के काफ़ी अच्छे क्यूट से मोमेंट होते हैं। सियोन सेंजी को पूरी तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे इम्प्रेस करने की तो ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेंजी होती है भाई हो तो सियोन के प्यार में पागल होती है। लेकिन वो बताना बस नहीं चाहती है कि हाँ भाई इतनी जल्दी मैं कमिट कैसे कर लूँ। सो स्टोरी आगे बढ़ती है। अब हमारा सियान अपने काम से निकल ही रहा होता है, तभी आज उसका बर्थडे होता है। ये जानकर वो बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो पूछता है क्या सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ के लिए वो तुम्हें उसके सामने ही आ जाती है, बोलते हैं हाँ आज है किसी खास का बर्थडे है। तो फाइनली जिस तरह उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था अब वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वो उसे एक हॉस्टल में ले जाती है जहाँ पर सारे स्टाफ उसे वेलकम करते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे कहते हैं, विश करते हैं क्योंकि सियोन का कोई भी नहीं था इसीलिए वो अपना बर्थडे कभी नहीं मनाता था। तो यहाँ पर सियोन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर से वही सब बातें होने लगती है। तो उसके बाद जब वो केक पे विश करने के लिए बोलती है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पता तो है मुझे क्या चाहिए। सो अपनी सेंजी बोलती है कि बर्थडे पे कुछ खास मांगना चाहिए, ये तो तुम बहुत छोटी सी बात कर रहे हो। मेरा तो जवाब हाँ ही है। क्या 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 कहा तुमने?
हाँ तुमने सही सुना, इतनी छोटी सी चीज़ तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं थी, तुम कुछ और भी मांग सकते थे। तो वो बोलता है मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि तुमने इतनी जल्दी हाँ कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी जल्दी हाँ कर दोगी। और भाई साहब वो पूरा तरीके से पूरा हैप्पी हो जाता है कि फाइनली सेंजी ने मुझे हाँ कर दिया। क्योंकि सेंजी को भी अब रहा नहीं जा रहा था भाई, वो लिटरली वो उसे और ज़्यादा तड़पाना नहीं चाहती थी और उससे भी ज़्यादा खुद को नहीं तड़पाना चाहती थी। तो सियान को कंट्रोल नहीं हुआ और भाई वो उससे उसी वक्त मतलब भाई अब समझ रहे हो ना, वो उसे जाके सीधे अपने पास बुला के उसे किस ही कर लेता है। तो ये जो फर्स्ट टाइम था उन लोगों ने किस किया था। तो ये सब होने के बाद सियोन बोलता है कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में किसी को इतना ज़्यादा चाहा है, पहली बार मैंने इतना किसी को प्यार किया है, तो हमेशा मेरे साइड रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। तो सेंजी बोलती है कि ये बात तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूँगी और कभी तुम्हें छोड़ के जाऊँगी नहीं। उसके थोड़ी देर बाद सियोन बोलता है कि मैं कुछ समय बताना चाहता हूँ, पहले तुम्हें मेरे इस सब चीज़ों के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताता है अपने डैड के बारे में कि वो अभी कोमा में है, जो कि उन पर मर्डर केस लगा हुआ था, तो उन पर बहुत ज़्यादा खर्च आता रहता है और मैं हर मंथ जो कभी कमाता हूँ सब उन पर लगा देता हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास कोई अपना घर नहीं है, मैं अभी कमा रहा हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर एक बहुत बड़ा घर लूँगा। ये सब चीज़ें बात बता रहा होता है कि मतलब मेरा अब कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं रह गया है और मेरे पास अपना कहने के लिए भी कोई नहीं रह गया है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है, मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे इससे सबसे चीज़ को मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर सियोन बहुत ज़्यादा मतलब डर रहा होता है कि कहीं, क्योंकि लड़कियाँ ये सब चीज़ सुनने के बाद वो शायद ये लड़का के पास कुछ है ही नहीं, परिवार भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो सेविंग्स भी नहीं है, तो कैसे वो किसी के साथ रहेगी। लेकिन वो बोलती है कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से सियोन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि ये लड़की अब इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई है। तो सियोन जब भी सेंजी के पास आता है, अपने दिल की बात करता है या फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। सो उसे समझाती है कि देखो मुझे ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। एक्चुअली जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरी कंडीशन एकदम ख़राब हो जाती है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ओके। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, कोई बात नहीं, तुम अपना समय ले सकती हो। धीरे धीरे दोनों का समय साथ में काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था, लेकिन सेंजी को एक ही दिमाग में था, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो जाती हूँ, उसकी नर्वसनेस को उसे कम करना था। सो फाइनली वो दिन देखा जब स्केटिंग के लिए वो कहीं जाते हैं तो डिसाइड करते हैं कि आज मैं खुद से जाके सियोन को किस करूँगी और अपने डर को दूर करूँगी। और लिटरली ऐसा ही होता है, वो सबसे पहले वो जाके और सडनली वो सियोन को किस कर लेती है। तो सियोन बोलता है कि ये क्या था भाई, मैं तो इसके लिए रेडी नहीं था। देन वो अगेन अब सबके सामने किस करते हैं, ऐसा लगता है कि खुला हम प्यार करेंगे हम दोनों, दुनिया से नहीं डरेंगे। लिटरली उससे कोई उसे देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन अब वो उस स्टेज पर आ चुके थे जहाँ पर लोगों का डर एक दूसरे से ख़त्म हो गया था, इनसिक्योरिटी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो समय आगे बढ़ रहा था, सेंजी ने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में वो उसका सिलेक्शन हो गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मैं भी जॉब करूँगी, भले ही इंटर्नशिप का है पहले स्टार्टिंग में। सो वो अपने भाई से बात करती है, बोलती है कि इस बीच में मैं घर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। लेकिन वो उसे मना करता है, बोलता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पे वहाँ पे रुक रही हो, ये सब नाटक मत करो। तो बोलता है नहीं मुझे इंटर्नशिप करना है। तो वहाँ पे इन लोगों की थोड़ी सी मचमच हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मैं यही रहूँगी, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। सो फाइनली सेंजी को इंटर्नशिप के लिए अपने कंपनी में मिल जाता है, पहला दिन होता है। वो जैसे ही वहाँ पे जाती है तो मॉल काफ़ी अच्छा होता है, सब उसका वेलकम करते हैं। बट कहानी में ये ट्विस्ट होता है कि ये वही लड़की होती है जो आपको याद है कि हमारे सेंजी अपने ध्यान को परेशान करती है, वो उसकी दोस्त होती है। और जब वो उसे थप्पड़ मारती है, आपको याद है जब चैन के ऊपर उसने पानी फेंका था, सो जब उसके साथ वो भी वहाँ पे थी, तो इसका मतलब वो जो वहाँ पे उसकी मैनेजर थी, मैनेजर जो है उस लड़की की दोस्त थी। तो वो यहाँ पर देख के वो समझ जाती है कि तो वही लड़की है जो उस समय सियान के साथ थी और ये मेरे दोस्त के ऊपर इसने पानी फेंका था। सो लिटरली अब वो उसे बहुत ही सभी को बहुत अच्छा से ट्रीट करती है, लेकिन उसे ज़रा भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। और पहले ही दिन से वो सेंजी को काम के लिए दौड़ाना स्टार्ट कर देती है। और सभी को अगर वो छुट्टी भी हो जाते हैं लेकिन तब भी वो उसका काम उसका पेंडिंग रहता है। और वो बोलती है कि तुम्हें इंटर्नशिप करना है ना, तुम्हें कुछ सीखना है ना, तो ये तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो उसे मजबूरन ये सब करना पड़ता है और उसे उसकी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि मुझे काम करना पड़ेगा। उसका इंटेंशन भी वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये ऐसा कर भी क्यों रही है। सो ऑफिस के बाद सियोन उसके लिए एकदम फ्लावर्स लेके आता है और बोलता है कि तुम्हारा पहला दिन था, कैसा था, तुम पहले थक गई होगी है कि नहीं। तो वहाँ बोलती है हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं थकी, बट तुम्हें देखकर मेरी जो है थकान वो ख़त्म हो गई है।
सियोन इंक्वायरी करते हुए कहता है कि तुम्हारे कोवर्कर्स कैसे हैं, क्या तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ये सब बातें वो कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ ना, तो ऐसे ही तो बात करूँगा। उसके बाद वो उसे एक बोल देता है जो कि एक रेबिट स्पंज होता है। बोलता है तुम्हें जब भी गुस्सा लगे, चिढ़ लगे, तो अपना फ्रस्ट्रेशन इसी पे निकालना, ठीक है ना। तो इसको देख के बोलती है क्या ये पिग है। बोलता है नहीं रे पागल, उसके कान देखो, क्या पिग के कान इतने बड़े बड़े से खड़े होते हैं क्या। सो डे बाई डे वो लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने स्टार्ट कर देती है, उसे ढेर सारा काम दे देती है। वो सभी लोग लंच पे जाते हैं, लेकिन वो लंच पे भी नहीं जाती है, आफ्टर ब्रेक भी नहीं करती है, और वो लगी रहती है। और ये सब चीज़ पूरा स्टाफ देख रहा होता है। लेकिन एट द एंड जब भी वो सियोन से मिलती है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज महसूस करती है और पूरी तरीके से हैप्पी हो जाती है, भले ही वो उसे थोड़ी देर के लिए ही मिल पाए। तो सेंजी की मैनेजर जो होती है वो सुबह जब सियोन उसे छोड़ने के लिए कार में आ रहा होता है तो वो देख लेती है कि लड़की तो सियोन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। तो वो उसे फ़ोन मिला देती है। बोलती है तुम्हें वो लड़की याद है जो रेस्टोरेंट में तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था उसने। तो बोलती है हाँ। तो वो मेरे पास इंटर्नशिप में काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल वो सियोन के काफ़ी ज़्यादा करीब दिख रही है। मतलब वो उसे छोड़ने आता है और मुझे नहीं लग रहा कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड है या फिर कुछ और ही है। बस सुनकर वो लड़की पूरी तरीके से जेलस हो जाती है। क्या वो लड़की तुम्हारे में इंटेंशन करती है। तो अगले दिन पार्टी के बहाने वो लड़की उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है, मतलब सेंजी से मिलने के लिए वहाँ पे आती है। और उससे दोनों एक दूसरे को तो लिटरली पहचान ही जाएंगे क्योंकि उनके पास ऐसे झड़प हुई है। तो उसके बाद वो बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें पता है कि तुम्हें सियान क्यों पसंद करता है, और तुम्हें उसकी पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कितना ज़्यादा वो मतलब इनसिक्योर लड़का है, उस पर ट्रस्ट कभी नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि वो मेरे और सियोन के बीच का मामला है, तुम्हें उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलने लगती है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तो बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो बोलती है कि क्या तुम्हें यह पता है कि उसके मम्मी ने बोला था मरते वक्त नहीं, मतलब उसकी मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरी देखभाल करेगा। हाँ, पर वो क्या कर रहा है, वो तो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। उसने मुझसे भी ये सब वादे किए हैं। तो वो बोलता है कि वो कि और भी बातें होती है कि उसके पिता ने मेरे पिता को मार दिया था, तो उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और मुझसे सही से बात तक नहीं करता है। अभी वो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्रदार है, मतलब एजेड है तुमसे ज़्यादा, तो वो किस लिए तुम्हें पसंद करता है, तुमने जानने की कोशिश नहीं किया है। तो ये सब बातें वो पूरा बताता है। और तो वो सेंजी यहाँ पर बोलती है कि देखो, मुझे उस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो एजेड है या फिर क्या है। मुझे बस इतना पता है कि वो मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम बेचारी हो तो सियान भी बहुत बेचारा है। वो बेचारे ने न जाने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए ने क्या से क्या किया है। तुम इस बात को मानती हो कि नहीं। सो उसे बचाते हुए बोलती है कि उसने ना अपने जितने भी अब तक की अर्निंग की थी, अपनी सारी संपत्ति सब कुछ तुम ही लोगों पे लुटा दिया है, लेकिन उसने कभी भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं किया। और तुम उसे हरास कर रही हो, तब भी उसने कुछ भी नहीं किया है। और तुम सोचती हो कि वो ख़राब है। अगर तुम बेचारी हो, तुम मजबूर हो, तो वो भी उतना ही मजबूर है, ठीक है। तो मुझे उसके खिलाफ़ भड़काने की कभी कोशिश मत करना, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सो उसके बाद जब सेंजी मिलने के लिए उससे जाती है तो अकेले बैठ कर जब तक वो आ रही होती है तो वो इसके बारे में सोच रही होती है कि वो क्या क्या बोल रही थी। और उसके बाद से उसे और भी पता चलता है कि सियोन के पापा जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो उनके महीनों में लाखों का खर्चा आता है, उसकी सारी पॉकेट मनी चली जाती है, उसके पास सेविंग्स नहीं रह जाती हैं, और वो तुम्हारे कैसे देखभाल करेगा, ये सब चीज़ें। तो वो यही सब बारे में सोच रही होती है। तो सियान जैसे ही आता है तो वो उसे अपना जो ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो उसे दे देती है। बोलती है कि मेरी मंथली सैलरी जो है वो आने वाली है, और इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद भी मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो तुम इस पैसे रख सकते हो। तो वो समझ नहीं पाता कि ये तुम क्यों करने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ ये बहुत थोड़ा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है, मैं आगे जाके और भी ज़्यादा कमाऊँगी, तो हम लोग घर लेंगे, ये वो है। तो समझ रहे हो ना, उसकी केयर करने की कोशिश करता है। तो सियोन भी अपने पूरा वॉलेट ही उसके हाथ में रख देता है। बोलते हैं हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे रखता हूँ, तुम मेरे पैसे से जाके अभी अच्छी सी ड्रेस खरीद कर मुझे भी खुश कर दो। तो ये तो बहुत जिद करने के बाद भी वो बोलती है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद वो सियोन बोलता है कि मेरी खुशी के लिए कर दो। तो वो पैसे रख तो लेती है, लेकिन बोलती है मैं बस इसे रख रही हूँ, कभी फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरत पड़े किसी को भी तो तुम मुझसे मांग लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है एक दूसरे को लेकर, कि ये बंदी मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचती है। कि वो जानता है कि वो मेरे कर्ज के बारे में लेकर, वो जानती है कि मैं परेशान रहता हूँ, इसीलिए वो ये सब चीज़ें कर रही है। सो नेक्स्ट डे सेंजी और सियान जब निकल रहे थे अपने ऑफिस से, दोनों एक साथ में एक दूसरे को हक करते हुए बहुत खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी उसके भाई का कॉल आ जाता है, पूछता है कि कहाँ पे हो तुम। तो वो बोलती है कि मैं तो अपने ऑफिस से बाहर निकल रही हूँ। तो अकेली हो तुम।
बोला हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ और जा ही रही हूँ। तो अच्छा तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं है ना? नहीं मैं और मेरे साथ और कोई नहीं है। तो पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना। लेकिन उसके बाद वो सडनली उसके सामने आके बोलता है क्या तुम मुझे अंधा समझ रही हो? ओ भाई ये कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आ गया होता है कि उसके भाई को यहाँ पता चल जाता है कि ये लोग जो एक ही दूसरे को डेट कर रहे हैं। सो यहाँ वो क्लियरली पूछता है कि ये सब क्या है। तो सेंजी यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश करती है कि अरे कुछ नहीं, बस ये निकल रहा था साथ में। तो अच्छा तो फिर तुम इसके हाथ क्यों पकड़ी हो? तो कुछ नहीं, इसने बस थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था इसीलिए। ये सब चीज़ें वो बोल ही रही होती है कि आप में सियान यहाँ पर सामने आके बोलता है कि इसकी गलती नहीं है, जो ये मैंने इसे अप्रोच किया था, ठीक है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा हॉस्टल किधर है? तो बोलता है हाँ यहाँ से थोड़ा दूर है। तो गुस्से में उसे लेके जा रहा होता है, बोलता है पहले तुम अपने हॉस्टल में जाओ। तो वो उसे डर रही होती है कि या कहीं मेरा भाई उसे मारे या फिर उससे कुछ करे ना, इन लोग के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। तो कोशिश करती है कि तुम लोग को भूख नहीं लगी है, चलो हम लोग कुछ खा के आते हैं। मैंने बोला ना चुपचाप से हॉस्टल में जाओ। तो प्लीज़ भाई तुम समझने की कोशिश करो, मैंने बोला ना। तो सियान भी बोलता है टेंशन मत लो, ये मेरा ही दोस्त है, ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम दोनों भाई देख लेंगे। सो जैसे ही अब उसके बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि उसके भाई के गुस्सा वो जानती है। उसके बाद वो अब सियान को लेकर दूसरी जगह जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बगैर कुछ बोले इससे पहले ही मुक्का उसके मुंह पे जड़ देता है और सियान के मुंह से खून आने लगता है। वो दूर जाके गिरता है। तो सियान हंसते रहता है, बोलता है ये क्या है? तो उसके बाद इतना बोलना ही था कि वो दूसरा पंच भी उसके पेट में दे देता है। तो समझ जाता है कि ये लिटरली गुस्से में है। तो बोलता है एक काम करो मार लो मुझे। तो उसके बाद जब भी वो आता है उसे मतलब लिटरली मारता ही है। उसके बाद वो फिर एहसास करता है कि मैं इसे मार ही क्यों रहा हूँ। उसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मैं तुमसे खुद पूछ रहा था, बोल रहा था कि मेरी बहन का ध्यान रखना कि वो किसी के साथ चक्कर में है और उसका चक्कर सिर्फ तुम्हारे साथ चल रहा है। तुमने अपनी उम्र देखी है। वो उससे ये सब बातें वो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इन द एंड वो भी जानता है कि सियान कैसा लड़का है। सो सियान यान से माफ़ी मांगता है, बोलता है सॉरी ब्रो इसके लिए। तो वो बोलता है कि सॉरी किस बात का तुम बोल रहे हो मुझसे? हाँ मुझे ब्रो मत बोलो। तो वो बोलता है कि चाहे जो भी हो मैं सीरियस हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर, समझे कि नहीं? तो अब वो भी मजबूर हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि सियान काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन तब भी वो गुस्से में रहता है। बोलता है चल जाओ पहले अपना ये मुँह जाके धो के लाओ। तो उसके बाद वो उसके साथी, अब वो कहाँ जाएगा, उसका दोस्त ही है, तो वापस से उसके अपने साथ ही लेके जाता है। और इस तरफ साउजिंग बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि लिटरली ये लोग कर क्या रहे हैं। सो जब वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं तो सियान बोलता है कि सब कुछ ठीक है, अब टेंशन की बात नहीं है, मैंने उससे बात कर ली है। सो नेक्स्ट डे जब वो साउजिंग से मिलता है तो वो मास्क पहना हुआ रहता है और बोलता है कि मुझे फ्लू हो गया इसलिए मैं मास्क पहन के रख रहा हूँ, तो मुझसे थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन ये सब बोलना ही था तो उसके चेहरे के आँख के नीचे भी तो चोट लगी थी, तो वो समझ जाती है। उसके बाद वो उसका मास्क जैसे उतारती है तो वो समझ जाती है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। तो वो पूछने लगती है कि ये कहाँ से चोट लगी है। तो वो बोलता है मैं दीवार से टकरा गया था। सो उसके बाद बोलता है सच में? क्या तुम सच में दीवार से टकरा गए थे? कहाँ से दीवार से टकराए और कौन कौन सी जगह तुम्हें चोटें लगी हैं? इसका मतलब पूछना चाह रही थी कि उसने किस किस जगह तुम्हें मारा है। और उसके बाद वो लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में उस अपने भाई के पास चली जाती है उससे बोलने के लिए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, क्योंकि तुम असल में इसे जानते नहीं हो, ये कैसा लड़का है, ये क्या है, या इसके बारे में तुम नहीं जानते हो। तो उसके बाद वो सीधे रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पे वो बैठा रहता है। उसे खींचकर बाहर बुला कर तुम बाहर चलो मेरे साथ, बाहर चलो। तो वो बोलने लगता है क्या बाहर चलो, जो बोला यहाँ पे बोलो। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की, तुम जानते नहीं हो उसे। क्योंकि वो जानती है कि सियान क्या कंडीशन फेस करके आ रहा है, वो किस प्रॉब्लम में रहता है और इतने मुश्किल से वो लोग साथ हुए, इतना उसे कन्फेस किया और वो लिटरली कितना उसे चाहती है। बचपन से ही वो उसका क्रश है, उससे प्यार करती है, उसके अलावा किसी के बारे में उसने सोचा नहीं। तो वो कैसे वो उसका भाई होके जो कि वो उसे उतनी अच्छी तरीके से जानता है, उसे कंडीशंस को जानता है, तो कैसे उसे वो मार सकता है। तो वो तो बोल रहा था सिर्फ बात करेगा। तो उसके बाद वो जस्ट उसके रोना आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कंप्लेन, मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस कंप्लेन कर देती, तो पुलिस तुम्हें खींच के लेके जाती। तो बोलते हाँ जाओ पुलिस कंप्लेन कर दो, मैं भी देखता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सो लिटरली वो रोने लगती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता कि कैसे तुम उसे मार सकते हो यार, कैसे, मतलब वो इतना इनोसेंट है, तुम उसे कैसे मार सकते हो। और लिटरली उसके बाद वो बोलती है कि अब से तुम मेरे बड़े भाई बिल्कुल भी नहीं हो, कोई नहीं है मेरी दुनिया में कोई बड़ा भाई नहीं है। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे वो चली जाती है ये सब कह के, तो यान को भी थोड़ा बुरा लगता है कि मैंने जल्दीबाजी में बहुत कुछ कर दिया है।
क्योंकि वो मुझे यहाँ पर यून को देख कर ऐसा लग रहा था यार, लिटरली कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है कि उसे बस क्रोस तक आई हो तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो बस वो बोलता है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते कट करती हूँ और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सियान उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो जब वो आता है तो पूछता है क्या अपडेट है बताओ मुझे। तो बोलता है कोई नहीं, वो वॉशरूम गई है, अभी आ रही होगी तुमसे मिलने के लिए। तो मतलब मैंने उसे मना लिया है, मतलब मैंने बात करने के लिए मना लिया है, बाकी सब तुम पर है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बात करना, उसे माफ़ी वाफ़ी मांग लेना। तो उसके बाद वो आती है तो मुंह घुमा के उससे बैठ जाती है, बोलती है ये किस तरह का बिहेवियर है, तुम्हारा भाई है, मेरा इतना भी हक नहीं है क्या उस तुम्हारे ऊपर। तो उसके फिर वो गुस्सा हो जाती है कि ये सब तुम कर सकते लेकिन उसे तुम्हें मारने की क्या ज़रूरत थी, तो ऐसे तुम मेरे भाई नहीं हो। तो उसके बाद वो एक हाथ को क्रॉस कर लेता है, वो दोनों उंगली को बोलता है हाँ ये लो, ये काट कर हमारा रिश्ता खत्म कर दो। तो वो बोलता है कि मैं कोई शक नहीं। वो फटाक से उसे काटने जाती है, बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग थोड़ा मेच्योर की तरह बिहेव करो। तो उसको बोलता है शुरू इसने किया, तो ये पागल इसने शुरू किया। तो ये लोग फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद सियान बोलता है अरे ऐसा नहीं है, उसने मुझे मारा, देखो मैंने भी तो उसे मारा, हो देखो उसके मुँह के नीचे निशान है। सो फिर वो बोलती है क्या तुमने भी उसे मारा, कहाँ दिखाओ। तो वो दिखाता है कि हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे भी तो चोटें लगी हैं, तुम्हें सिर्फ उसी को चोटें दिख रही हैं, लेकिन ऐसा तो था नहीं। देन उसके बाद वो अब सियान पे भड़क जाती है कि तुम्हें एकदम से अपने आप को हमेशा बोलते हो कि तुम बड़े हो, यही तुम बड़े हो क्या, तुम्हें उसके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई, हाँ थोड़े भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम लोग लड़ कैसे सकते हो। उसके बाद वो सियोन के जब ऊपर भड़कने लगती है तो उसे रियलाइज, अरे बाप रे ये तो मेरी ही बहन है, मतलब अब मेरे सपोर्ट कर रही है। तो सियान भी अचानक से डर जाता है कि लिटरली अभी वो मेरा सपोर्ट कर रही थी। तो उसके बाद वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो लोग समझ जाते हैं कि ये किसी और सारी सिचुएशन को देख के लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट डे सियोन को पता चलता है कि वो जो लड़की होती है जो उसे हरास कर रही होती है, परेशान कर रही होती है, मतलब जिसके मतलब उसके पिता ने जिसके पिता का एक्सीडेंट किया था, वो लड़की अब भाई अपनी सेंजी से मिल रही है और सेंजी को काफ़ी ज़्यादा उससे भी उस दिन मिल रही थी और उससे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की बहस हुई थी। सो भाई अब लिटरली वो उसे बुलाता है और उसके बहुत झाड़ता है, उसे समझाता है कि तुमने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो मैं वो सब भुला सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने उससे परेशान करने की कोशिश किया या फिर कुछ भी उससे परेशान किया, उसे बुली किया या हरेस किया, हम तो तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुन सकता और उसके लिए मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। सो प्लीज़ समझे कि नहीं। तो वो इस बात बोलती है क्या तुम मेरे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर दोगे। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि अभी मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे वो हल्का हल्का रोने लगती है, लेकिन ये वो अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है कि मैंने बहुत कुछ सह लिया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सह पाऊँगा कि तुम सेंजी के साथ गलत व्यवहार करो। लेकिन सेंजी अपने काम में एकदम से फोकस होती है, वो नए नए आइडियाज़ दे रही होती है, वो इंटरनेट होती है, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी उसका ध्यान यही था कि उसे ढेर सारे पैसे कमाने, एक अच्छा जॉब लेना है, क्योंकि उसे भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है ना। सो ऑफिस खत्म करने के बाद जब उसका भाई उसे पिक करने के लिए आ रहा होता है तो वो बोलती है कि मतलब उसका भाई बोलता है कि बहुत हो गया यार, मैं यहाँ बहुत दिन रह लिया, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मेरा कोई काम भी नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो बोलती है क्या तुम 2 दिन और नहीं रुक सकते, हम लोग कहीं भी और जा सकते हैं। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे करूँगी क्या, तुम मेरे पे यहाँ काम धंधा थोड़े है, मैं बस यहाँ घूम रहा हूँ। तो वो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, रोने लगते हैं, क्योंकि इतना दिन बाद वो उससे मिला था और वो अब जाने की बात कर रहा है। इससे यहाँ पता चलता है कि सेंजी अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सो डर जाते हैं, तुम पब्लिक में यहाँ ऐसे रो रही हो, मेरा ऐसा एम्बैरेसिंग है यार, तुम ये क्या कर रही हो। तभी वहाँ ध्यान आ जाता है, बोलता है अपनी लड़की को संभालो यार, ये क्या कर रही है देखो। तो उसे वो संभालता है, बोलता है कि ऐसे रोने की क्या बात है, ये पागल तो कभी भी कहीं भी मिल जाएगा हम लोग को। तो फाइनली अपनी सेंजी की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। अब उसके बाद उसे एक नए जॉब के लिए उसके जो मैनेजर रहते हैं वो लोग सब मिलके बोलते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, इंक्लूडिंग सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो मैं तुम लोगों को ऑफर करूँगा और जल्दी एक नई कंपनी में एक नए पोस्ट के लिए तुम लोग को सिलेक्शन मिल जाएगा। सो ये सब सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ की वो भाई वो अपनी उस मैनेजर के पास आती है जो कि उस लड़की का दोस्त होती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप मुझे टीज़ कर रही थी और उसके चक्कर में आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी का कंपनी पे निकालेंगे तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और ऐसे आप जितना सोच रही हो मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो वहाँ पर इन लोगों की भी मैटर भी शॉर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दुयान का भी जो गेम होता है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका होता है। तो दोनों तरफ पार्टी का माहौल हो चुका होता है, क्योंकि इधर इसका इंटेंसिव ख़त्म होता है और यहाँ पर दुयान को सक्सेसफुली उसका जो गेम होता है वो लॉन्च हो जाता है। उनके 1 सालों की मेहनत जो होती है वो काम आ जाती है। सो अगले दिन साउजिंग जब कॉल पे बात कर रही होती है, वो अपने घर पे होती है, तो उसकी माँ पीछे से आके फिर उससे डायरेक्ट वो बात पूछने लगती है कि क्या तुम सच में दुयान के साथ रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ पर वो बोल देती है कि हाँ मैं सच में उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखता है, इससे पहले भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव किया है, वो तुम्हारा टीचर भी रहा है, तुम्हें पढ़ाता भी रहा है।
वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो फैमिली की वजह से मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि तुम ये सब चीज़ें जो कर रही हो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसका जो फैमिली है पूरी तरीके से टूटा हुआ है। उसके बस एक पापा ही बचे हैं, उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पिता पर एक्सीडेंट का केस चल रहा है, तो उसके जो परिवार वाले हैं जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया था, वो हमेशा उसे आके परेशान करते रहते हैं, तो वो तुम्हें आगे भी परेशान कर सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुका है। तो वो बोलती है कि क्या तुम सच में तुम भी ये सब जानते हो? इसका मतलब तुम भी उस सब चीज़ों में पढ़ चुके हो? नो बोलती है कि हाँ माँ, मुझे पता है कि वो सब हो चुका है, लेकिन वो अभी वो सब कुछ वो सॉर्ट आउट हुआ है, दियान ने सब कुछ देख लिया है। तो उसकी माँ फिर भी बोलती है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, फिर भी तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है? क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है इस बात से लेके कि वो रिलेशनशिप सही बात नहीं है। वो लड़का कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी फैमिली जो है, विक्टिम की फैमिली जो है, वो आके ज़रूर इसे परेशान कर सकती है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सो अगले दिन जब वो ध्यान से मिलती है तो ध्यान थोड़ा सा उससे पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम आज थोड़ी सी अपसेट लग रही हो। तो बोलता है कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा तो करते हो ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे भरोसा भी करता हूँ, उससे ज़्यादा तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। तो उसके बाद ध्यान थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गड़बड़ है। तो वो बोलता है कि मैं सोच रहा क्यों ना मैं तुम्हारी फैमिली से जाके मिल लूँ और उससे थोड़ी बातें कर लूँ। तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरी फैमिली से मिल सकते हो। सो ध्यान अपने उसके मतलब उनकी फैमिली से जाके मिलने ही वाला था, उससे पहले उसके पिता ने ही उसे मिलने के लिए बुला लिया था। और उसके पूरे हाल चाल लेने के बाद फिर उसके बाद वो भी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने सुना कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, मेरी बेटी के साथ। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी करते हो। और मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम की बात यही है कि तुम जानते हो तुम लोगों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम तुम वो उसके बारे में भी जानते हो सकता है उसे थोड़ा समस्या का सामना पड़े। वो अभी बच्ची है तो उसे उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम समझने की कोशिश करोगे। तो वो थोड़ा सा होता, तो बोलते हैं कि क्या तुम मतलब मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि वो मेरी बेटी है तो मुझे इतना तो कंसर्न बनता है। तो वो बोलता है कि आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ, मैं उससे डेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मैं और अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं थोड़ा भी उससे मजाक नहीं कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं लिटरली पूरी तरीके से सीरियस हूँ। तो रात होते ही सेंजी जब घर वापस आती है तो उसके पिता उससे बुलाते बैठाते हैं और बोलते हैं कि मैंने ध्यान से बातें की हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, वो भी आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन वो बोलने लगता है कि देखो, वो मैं उसे जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है, लेकिन पर मैं इस रिश्ते से उतना भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके फैमिलीज़ को जानता हूँ। वो फैमिली उसकी, अब समझ रहे हो ना कि वो एकदम से वही सब बातें वो उसके पिता उसे समझाने लगते हैं। लेकिन वो बोलती है कि प्लीज़ आप मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो, मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, ठीक है? मैं क्या फ़ील करती हूँ उसके लिए मुझे पता है, और मुझे उसके ऊपर पूरा से पूरा भरोसा है। लेकिन उसके पिता वो बोलते हैं कि देखो, अभी तुम बच्ची हो, लेकिन तुम समझ में नहीं आ रहा ये सब चीज़ें, तुम लोग में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और बाद में दिक्कत ना हो इसके लिए मैं तो चाहूँगा कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अगर तुम उससे ब्रेकअप बोलोगी तो मैं उससे बात कर लूँगा कि वो तुमसे दूर रहे। तो संजीव फिर से क्लियर करते हैं कि मुझे पता है कि आप लोग को मुझ पर विश्वास नहीं है, कि आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं आगे जाके ये सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी। बट आगे उसके साथ अब जो भी होगा ना, मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर चाहे प्यार के लिए हो, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैं उससे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मैं उसे अपने लफ्ज़ों में आपको वो बयान नहीं कर सकती। तो इतना कुछ कहना था। उसके बाद वो उसके मम्मी पापा कुछ कह ही नहीं वाले थे कि ये बोली है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो रूम में जाने के बाद वो अपने सियान का फ़ोन लगाती है और बोलती है कि पापा ने तुमसे क्या बातें की हैं। लेकिन सियान मजाक में बोलता है कि कुछ नहीं, वो बस बोल रहे थे कि मैं तुमसे उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा हूँ, बस यही सब बातें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि उनकी बातों को तुम कभी भी दिल पे मत लेना, वो तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम पे एकदम ट्रस्ट करती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो बोलता है अरे हाँ बाबा, मुझे पता है। तो बोलते नहीं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सो प्लीज़ कोई भी बात होगा मुझसे शेयर करना, और मुझसे दूर कभी मत जाना। तो बोलता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। और नेक्स्ट डे वो अपने सिटी फिर से वापस जा रहा होता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगी। तो बोलते नहीं, मैं एकदम सुबह निकल जाऊँगा, तुम्हें तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। लेकिन सुबह होते ही सेंजी निकल जाती है। बोलती है, उसके मम्मी पापा रोकते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हें जाना ही तो लाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो फिर से बोलती है कि माँ पापा, मैं अभी बच्ची नहीं रह गई, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद वो बगैर कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है, और बोलती है कि आज मुझे अपने दिल की बात उससे बतानी बहुत ज़रूरी है, कि जो बातें उसने वो हाइड करके रखी थी, कि वो आपको पता है कि वो कब से उससे प्यार करती है, कब से उसका क्रश है। वो ऐसे नहीं है कि उसे अभी तुरंत उससे प्यार हुआ है, इसीलिए कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। तो वो डिसाइड करती है कि मैं जाके सियान को इस बार सब कुछ सच बता दूंगी। सो वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, और वो सीन याद करती है जो वो पहली बार उसे पता चला था कि सियान की गर्लफ्रेंड है, तो वो मिलने के लिए उससे आई थी, और वहाँ उस समय वो उससे कितनी रो रही थी। तो काश में उसे उस वक्त भी कुछ बता पाती, तभी ये सब बातें हो रही थी। तभी वहाँ पर सियान आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना यार, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी।
वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी थी तुमसे, मैंने ये बात अभी तक तुमसे नहीं बताई है कि मुझे तुमसे अभी अभी प्यार नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्यार जो है ये अभी का नहीं है, मुझे तुमसे प्यार बहुत ही पहले हो चुका था, बहुत ही पहले से मैं तुम्हें मानने और जानने लगी थी। तुम्हें याद होगा जब मैं तुमसे मिलने के लिए मतलब यहाँ तुम्हारे शहर आई थी और मैंने बोला था मैंने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है उससे मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा कोई भी आज तक कोई ऑनलाइन बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। मैं वहाँ उस दिन सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। मैंने सुन लिया था मेरे भाई ने कि फ़ोन पे बात कर रहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था तो मुझे लगा था कि वो शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। और उसी समय से मुझे तुम पर क्रश था और उसी समय से क्या मुझे भी नहीं पता चला था कब से मैं तुमसे इतना चाहने लगी थी। तो ये बात सुनकर सियान की आंखें भर आती हैं कि लिटरली ये अभी का प्यार नहीं है, ये मुझे न जाने कब से चाह रही है। उसके बाद वो बोलती है कि ये मेरे 2 सीक्रेट्स हैं जो अपने साथ में लेकर आई हूँ। तो उसके बाद वो दोनों के जो स्टार बनाई हुई रहती है उसे हाथों में देती है। तो सियान उसे खोलता है तो वो पढ़ता है कि सबसे पहले लिखा जब उसने लिखा था कि जब उसे उससे प्यार हो गया था, वो उसमें लिखी थी कि शायद मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो और कोई नहीं सियान ही है। तो ये चीज़ वही है, वो बताती है कि जब मुझे पहली बार लिखना अच्छे से आ गया था, जब मैं तुम्हारा नाम लिखना सीख रही थी, तभी मैंने कंफर्म कर लिया था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो उसके बाद वो दूसरा चीट खोलता है और दूसरी चीज़ में वही रहता है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। वो उस समय था जब वो अपने वहाँ से बगैर बताए सबको घर से निकल गया था और उसे एहसास हो गया था कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो, तो मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ। तो सियान ये सब बस देख रहा होता है कि ये लड़की ये कितनी ज़्यादा मैच्योर है और ये कैसी कैसी बातें कर रही है, जो मैं मतलब भाई वो लिटरली बस वो जानना चाहता था कि ये भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं इससे करता हूँ। लेकिन आज उसे वो सब चीज़ें जानकर भाई वो उसकी आंखें भर जाती हैं। तो वो बोलती है कि इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें दूसरे की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, प्लीज़ मेरी बात मानो और मेरी नज़रों से अपने आप को देखो, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और ये बात वो उसे बार बार कहती है। तो वो बोलती है काश क्या हम लोग साथ में हमेशा रह सकते हैं, क्या हमेशा खुश रह सकते हैं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। तो सियान उसका जवाब क्या ही होगा, बस लिटरली बस उसकी आंखों में आंसू ही भरे आते हैं कि ये बात तो मैं ही उससे करना चाहता था और उससे पहले ही इसने मुझसे ये न जाने क्या क्या कह दिया है। तो फाइनली सेंजी ने अपने दिल की बात सियान से कह दी, जो कि बचपन से उसके ऊपर क्रश था। तो अब सेंजी के लिए सियान डिसीजन लेता है कि वो अपने लिए अब अलग से कंपनी खोलेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काबिल तो बन ही चुका था। वो ऑफिस रेंट पे लेता है और डिसाइड करता है कि भाई एकदम मैं अपने पैरों पे इस तरह खड़ा होऊंगा कि उसके माँ बाप कभी भी उसे मना नहीं कर सकेंगे उसके रिश्ते के लिए या फिर मैच्योरिटी के लिए या फिर उसके भविष्य के लिए। तो सियान अगेन जाता है भाई साहब सेंजी के घर और रास्ते में पहले उसका भाई मिल जाता है और उसे बोलता है देख तू कुछ भी उल्टा फुल्टा मत बोलना, तू बस मेरे बगल में बैठे रहना, समझे कि नहीं, जो बात करनी है मुझे ही करनी है, क्योंकि तू कुछ ना कुछ बोलेगा और तेरे मम्मी पापा फिर से मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। बोलता है भाई चिल कर यार, मैं बस बैठ के सुनूंगा। तो इस बार सियान जाता है उसके मम्मी पापा से मतलब संजय के मम्मी पापा से इस बार पूरे सीरियसली तरीके से बात करता है और अपना आगे फ्यूचर का प्लान बताता है। बोलता है कि संजय जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है और मैंने भी अपना ऑफिस स्टार्ट किया है, अपना खुद का काम, ताकि हमारे फ्यूचर में कोई बाधा ना आ पाए, और मैंने अपने सारे पीछे की प्रॉब्लम्स थे मैंने उससे निपट लिया है। अब संजय को कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब वो उसके मम्मी पापा भी करे तो करे क्या, संजय को लोग इतना प्यार से पाले हुए थे तो उनके आगे भी वो भी मजबूर होते हैं, लेकिन तभी उनके प्यार के आगे वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, देखा जाएगा जो होगा। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जो होगा तो सच्ची देखा ही जाएगा, क्योंकि बाकी हम लोग भी तो हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हम भी तो हैं, है कि नहीं। तो इस बात से सियान बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि हाँ मेरे एक और मम्मी पापा तो यही है। तो उसका भाई फिर सियान का उसका संजय को बोलता है ये मत भूल तुम्हारा तो एक बड़ा भाई भी है, समझा कि नहीं। तो इसके बाद से यहाँ से बहुत ही अच्छा वाला माहौल क्रिएट हो जाता है कि चलो फाइनली सब लोग राजी हो गए। सो अब तो आप जानते हैं इतना टेस्ट एंड ट्विस्ट के बाद अब तो फाइनली है पेंडिंग वाला सीन आने वाला है। यहाँ सेंजी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है 2 साल बाद वो लोग, और ऊपर से सियान अपनी कंपनी भी काफ़ी अच्छा टेक ओवर करता है और नामी के कंपनी बना लेता है, उससे काफ़ी अवार्ड्स भी मिलते हैं और यहाँ पर हंसी खुशी का माहौल चलने लगता है। एंड द एंड हमारे सियोन ने हमारी सेंजी को सबके सामने उसके दोस्तों के सामने प्रपोज़ किया, और हमारी सेंजी तो इस चीज़ का न जाने कब से इंतज़ार कर रही है, स्टार्टिंग से जब से उसे उसके ऊपर क्रश हुआ, न जाने उसने उसके लिए क्या नहीं किया भाई। लिटरली वो उसके पीछे उससे मेहनत की, उसके शहर गई, उसके कॉलेज गई, उसके पास गई, उसके दिल में जगह बनाई, और एंड देन सियान ने खुद ही उससे प्रपोज़ किया। और सियान का इतना ज़्यादा देखभाल करने वाला अब तो कोई था ही नहीं, तो सियान तो डेफिनेटली उसे छोड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पर वो डेफिनेटली
कितनी बार डेफिनेटली बोल रहा हूँ, वो उसे हाँ कर देती है। तो कैसा लगा ये ड्रामा कमेंट में जरूर बताना। और कोई ड्रामा आपके मन में हो जिसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो जल्दी से बताना। बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको ड्रामा पसंद आया होगा और थोड़ी जल्दीबाजी कर दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। आई होप आपको ड्रामा पसंद आएगा। नेक्स्ट में हम और अच्छे से इंप्रूवमेंट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।